कहाँ ये वीकेंड एक इतने इंटरेस्टिंग नोट पे शुरू हुआ था और एंड आते आते संडे आते आते जो बड़े मैचेस थे जिनसे एक्सपेक्टेशंस थे कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बड़े वन साइडेड बोरिंग मैचेस हो गए फिर से। आई थिंक हाँ, स्टार्ट काफ़ी अच्छे नोट पे हुआ था। बीच में एक वो MI SRH वाला मैच हुआ था जो कि बहुत वन साइडेड हो गया था। एंड देन उसके बाद RR बॉटल जो हमें देखने को मिली वो काफ़ी इट वाज आई थिंक इंटरेस्टिंग तो था मैच वो कायदे से। GTDC भी इंटरेस्टिंग मैच था। GTDC भी इंटरेस्टिंग था एंड RCB को मैं सपोर्ट कर था, वो जीत गई इसलिए मेरे लिए अच्छा रहा। एंड MI को मैं सपोर्ट कर था, वो जीत गई इसलिए मेरे लिए अच्छा रहा। मैं दोनों ऑपोजिट टीम से सपोर्ट कर रहा था ताकि IPL थोड़ा इंटरेस्टिंग हो। और करेंगे बात भाई आज क्या गुड गोबर हुआ है एग्जैक्टली। बेसिकली आज हम लोग बातें करने वाले हैं RR और LSG का जो मैच था, जो बॉटल जब उसमें हुई है, या परहैप्स दी ओनली क्लोज गेम ऑफ दिस पॉडकास्ट। फिर पंजाब और RCB का जो मैच हुआ है, हम्बल करा भाई हम लोगों ने वापस पंजाब को आफ्टर सो मेनी मीम्स। मैंने कंपाइलेशन बनाया है, 3 बार RCB ने क्लैप बैक करा है एट पंजाब, तो उसकी बातें करेंगे। एंड ऑब्वियसली एक क्लासिको जो हमारा हुआ है जिसमें वन साइडेड ही हुआ है। रोहित शर्मा फाइनली चल चुके हैं, हाँ, वो अच्छी बातें करनी है। साथ ही साथ 2 मैचेस का प्रीव्यू होगा। आज जो KKR GT का मैच होगा और कल जो LSG DC का मैच होने वाला है। इन दोनों मैचेस का ही प्रीव्यू आपको आज मिलेगा डिटेल में। तो ये 5 सेगमेंट्स को अच्छे से कवर करेंगे। लाइव स्ट्रीम्स भी हो रही हैं। अच्छा, मैं पहले से ही बता दूं, ऑल्दो आई एम श्योर कई लोग जो है ना वो सीधा टाइम स्टैम्प देख के पहले कमेंट कर देते हैं, ये भी नहीं देखते कि पहले मिनट में मैंने बोल रखा है। बट जो लोग में इतना सेंस है उनके लिए बोल देता हूँ। MI SRH वाला गेम जो फ्राइडे को था मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी, RCB पंजाब का जो मैच था फ्राइडे को जो वॉश आउट होने वाला था, और GTDC का जो मैच है, इनकी हमने लाइव स्ट्रीम में अच्छे से एनालिसिस पूरी ऑलरेडी कर ली है। पॉडकास्ट में लिमिटेशन होती है, बहुत सारे मैचेस को हम लोग कवर नहीं कर सकते। सो वी मेड श्योर कि उनके लिए अलग से डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीम हो। एंड अगर आपको उन दोनों मैचेस के एनालिसिस चाहिए, आई एम श्योर काफ़ी लोग तो लाइव भी आपने कैच करा होगा, जिन्होंने नहीं करा है मेक श्योर कि हमारी मेंबरशिप्स को परचेज करें। आज भी हम लोग GT KKR के लिए लाइव जाएंगे, तो वो भी जो स्ट्रीम होगी वंस इट इज़ ओवर इट विल बिकम मेंबर्स ओनली। सो ये तो हम लोग थ्रू द पॉडकास्ट कहते हुए आ ही रहे, बाकी भी चीज़ें बताइए। इस पॉडकास्ट को आप जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। मेंबरशिप्स का आई थिंक तुमने प्रॉपर्ली बोल ही चुका है कि भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंबरशिप लेना आई थिंक हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए। एंड हाउ हम लोग आपस में एक क्लोज सर्कल बना के अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं आपस में। एंड जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स के एंड इन जनरल भी हम लोग खूब बातें करते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स भी खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट्स में पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। और अब आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इन बोरिंग मैचेस को भी इंटरेस्टिंग तरीके से जो प्रेजेंट करा हमने उस चीज़ को। So let's start with the most interesting game. IR वर्सेस LSG का जो मैच होना था, क्या मतलब मैं बोलूं यार, इतनी उम्मीदें मैं लगा के बैठता हूँ राजस्थान रॉयल से, और जो गुड गोबर होता रहता है, मतलब मैंने पाप कर दिया भाई इस मैच को सपोर्ट करके। आई थिंक इन दिस वीक इटसेल्फ RR ने प्रूव कर दिया कि अच्छा इस टीम में, इस सीजन में बेसिकली इस टेबल में जितनी भी टीम्स है उसमें से सबसे ज़्यादा टीम जो बॉटल कर सकती है गेम्स वो RR ही है। द RR और चेन्नई की फाइट चल रही है। चेन्नई इज नॉट बॉटलिंग गेम्स, चेन्नई तो स्टार्टिंग में कहती है अरे आप ले जाओ प्लीज बॉटम में, लेकिन होगी भाई फाइट मुझे। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान रॉयल्स कहीं नीचे ना आ जाए। कोई भी टीम अगर CSK के नीचे आ रही है इस साल तो भैया शर्म की बात हो जाएगी। तो दोनों की टीम्स की बातें होंगी आज के पॉडकास्ट में, आपको भी थोड़ा आइडिया लगेगा कौन कितना खराब चल रहा है। बट जल्दी से ज़रा प्री मैच एनालिसिस को भी प्रेजेंट कर देते हैं। ड्राई विकेट थी सवाई मानसिंह स्टेडियम में, ड्यू की तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं, तो पंत ने कहा कि यार इससे अच्छा बैटिंग ही कर लेते हैं। अगर पहले विकेट ड्राई है बाद में और खुरिद जाएगी, पहले बैटिंग करके रन बना देते हैं हम लोग। लाइनअप्स की बातें करें तो प्रिंस जो है आकाशदीप की जगह पे आ गए थे, जो कि हमने कहा भी था राइटफुल चेंज। आकाशदीप उतने फॉर्म में नहीं लग रहे थे, प्रिंस ने आके भी मतलब अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने इस मैच में भी, बिल्कुल सही बॉलिंग करी है। और साथ ही साथ RR ने फिर से वही गुड गोबर करा। मतलब आप अच्छा काम कर रहे थे, आपने क्यों वहाँ से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। आप शुभम और वैभव सूर्यवंशी की बातें होंगी, वो तो अच्छे चेंज थे, वो दोनों बेसिकली लिया क्योंकि सैमसन की जो इंजरी थी, जो स्ट्रेन था, और कुमार कार्तिकेय को आपने इस विकेट पे क्यों नहीं खिलाया? फिर से वही डेथ ओवर्स में दिख गया कि आपको जरूरत थी छठे बॉलर की, वो और आपने यूज ही नहीं करा। आई डोंट इवन नो कि मुझे किसको क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि RR कैंप इस टाइम पे पहली बार आई थिंक इन अ लॉट ऑफ ईयर्स हमें देखने को मिला है कि इतना ज़्यादा अनसेटल्ड है, डिवाइडेड है काफ़ी, मतलब काफी डिवाइडेड, एग्जैक्टली दैट इज द वर्ड। क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बट किसी को पता नहीं किसको ब्लेम करें। कुछ लोग ओनर्स को कर रहे हैं, कुछ लोग सैमसन द कैप्टन को कर रहे हैं, कुछ लोग रियान पराग द कैप्टन को कर रहे हैं, कुछ लोग राहुल द्रविड़ को कर रहे हैं, बट जेन्युइनली आई डोंट थिंक किसी के पास क्लू है कि किसको ब्लेम करना चाहिए। तो बेसिकली वो एक कैंप बन गया रियान पराग के लिए अपेरेंटली।
हाँ जितना रूमर सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज एंड आई होप इट इज नॉट ट्रू। और दूसरा वही जो सैमसन का जो अभी तक ओरिजिनल जो कैंप था वो है। या एंड राहुल द्रविड़ बेचारे बीच में कहीं एज अ मीडिएटर फंसे हुए हैं, बिकॉज अपेरेंटली ओनर्स की काफी अच्छी बनती है रियान पराग की फैमिली से। yeah. सो पता नहीं क्या एजेंडा पुश होना चाह रहा है। आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू इट विदाउट नोइंग कि एब्सोल्यूट 100% ट्रूथ क्या है, एंड वो ऐसे पता नहीं चलेगा। बट क्लियरली थिंग्स आर नॉट राइट। एंड चलो रिगार्डलेस, रियान पराग यहाँ पे कप्तान होते हैं हमारे बाय फोर्स। एंड 47 for 2 इन द पावर प्ले। एलएसजी की बातें करी जाए तो जो बिग गन्स होते हैं दोनों को आउट कर दिया जाता है। मिचेल मार्श निकल जाते हैं बहुत ही जल्दी, ट्राइंग टू पुल अक्रॉस द लाइन। जो पेस आती है आर्चर की शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स पे, अगर आप एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी लेट होते हो ना बॉल के ऊपर, तो फिर वो अंडरकट हो जाता है, बैट स्लाइस हो जाता है, ऊपर टॉपर्स लग जाती है। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली बैंग ऑन पॉइंट विद योर टाइमिंग अगर आपको आर्चर को स्पेस पे पुल करना है ऑफसाइड ऑस्टम से। तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं मिचेल मार्श कहीं ना कहीं, और वहाँ पे वो एक विकेट दे बैठते हैं। उसके बाद पूरन आते हैं और पूरन का एक लड्डू सा कैच छूटता है शुभम से, एंड मुझे लगा था कहीं आपने मैच तो नहीं डुबा दिया यहाँ पे। बट थैंकफुली संदीप आते हैं एंड एक बैंगिंग यॉर्कर, द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट पूरन आउट। जिस फॉर्म में वो लग रहे हैं अभी, तो ऐसी टाइप की बॉल ही लगेंगी उनको आउट करने के। प्लस आई थिंक मतलब अगेन यहाँ पे एलएसजी की एक वीकनेस एक्सपोज हुई है, और तो वही बात है कि उसके बाद भी उन्होंने मैच निकाल लिया, उसके हम लोग बात करेंगे कैसे करा। बट जब ये दो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा भाई अब हमको एक लो टोटल पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। एंड आई थिंक अल्टीमेटली इस मैच में वो हुआ भी है, देखने को मिली हमें वो चीज़। काइंड ऑफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वेरी ट्रू। एंड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, बिकॉज सिर्फ 5 बॉलर खेल रहे थे आरा की तरफ से, तो थिकशानो को नेचुरली ओपनिंग करनी पड़ी बॉलने की। हमने पहले भी टैक्टिक्स देखे थे कुछ मैचेस में। थैंकफुली उन्होंने पावर प्ले में ही डिड रादर वेल, काफी अच्छी बॉलिंग उन्होंने करी, काफी टाइट लेंस और लाइन जो है स्टंप टू स्टंप पकड़ के चल रहे थे, विच मेंट कि बैटर्स को अपने आर्म्स फ्रीज करके रूम क्रिएट करने का ज्यादा मौका मिल नहीं रहा था। तो उनके ऊपर रन हार्डिंग है। पहले ओवर में तो सिर्फ 2 रन दिए थे उन्होंने, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने पावर प्ले के अंदर। नेक्स्ट 4 ओवर में 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 29 रन और आते हैं। एंड ऋषभ पंत भाई साहब की देखो, मैंने ये हमेशा से कहा है कि ऋषभ पंत को ना आप बहुत ज्यादा वन साइड क्रिटिसिज्म लोग देते हैं। बैटिंग का तो क्रिटिसिज्म एकदम 100% वैलिड है, बट कप्तानी जो वो बंदा कर रहा है ना भाई, जो वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप ऑन पेपर, मोस्ट इंजर्ड बॉलिंग लाइनअप ऑन टॉप ऑफ दैट, तो और ज्यादा वीक हो गई थी वो। उस लाइनअप में सिर्फ 5 बॉलर से जो कमाल करके आप दिखा रहे हो ना भाई एज अ कैप्टन। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करा है टैक्टिकली पॉइंट आउट करके कि क्या क्या मूव्स होते हैं जिनसे उनको फायदा वो दिला रहे हैं टीम को। आज भी ट्राई करेंगे वो करने का, बट आई वुड हाईली रिकमेंड जिनको लगता है कि नई कप्तानी का उनका कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप जाके देखना पॉडकास्ट हमारे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हैविंग सेड दैट भाई, मतलब बैटिंग से अगेन अ फेलियर। 50 रन ट्राई कर रहे थे, हाँ 50 रन मारे थे लास्ट मैच में, तो लगा था कि अच्छा कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। भी और इन टच नहीं लग रहे थे, हाँ बहुत स्लो ऑफ भी थी इन जनरल भी, बट मुझे लगा था भाई कुछ तो मतलब आपको लगेगा कि अच्छा फाइनली हमने देखा रोहित शर्मा का फॉर्म आ चुका है भाई। ऋषभ पंत का तो अपवर्ड स्विंग जा रहा है भाई, कभी ना कभी तो ऋषभ पंत का भी आना था, बट वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, तो दैट इज अ बिट सैड। हैविंग सेड दैट आई थिंक मुझे वही लगता है कि एलएसजी के जो फैन बेस है वो इतना कम है कि वो ऋषभ पंत की कप्तानी को उतना ज्यादा आगे दिखा नहीं सकते। एंड सब लोग डायरेक्टली वही कंपेयर करें, अच्छा 27 करोड़ दिए थे एंड इनकी परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही है, तो अच्छा फालतू प्लेयर है। पर ही हैज बीन रियली गुड। बट यहाँ पे बैटिंग की बातें करें तो भाई जितनी अच्छी कप्तानी उतनी बेकार बैटिंग हो रही है। ऑल्दो उन्होंने गुगली डाली थी हसरंगा ने, उनको रीड कर लिया था, इसलिए रिवर्स स्वीप विद द टर्न मारने गए थे। बट जब आपके रन नहीं आ रहे, आप 9 बॉल पे 3 रन बना रहे हो, मतलब ऑफ द मार्क आपको अगर एक बाउंड्री चाहिए तो वो अब रिवर्स स्वीप क्यों ट्राई करो अपने बुरे वक्त पे। कुड हैव टेकन मोर टाइम। माकरम तो एक एंड से अच्छी बैटिंग कर ही रहे थे। हसरंगा थिकशाना को उन्होंने छक्के भी बड़े लगाए। अभी इसी फेस अगर हम लोग बातें करें, यहाँ पे देश पांडे ने भी काफी डिसेंट बॉलिंग करी है ऑनेस्टली। बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हसरंगा को 2 छक्के लगाते टुवर्ड्स द एंड। माकरम जो है बैकफुट पे खड़े खड़े बड़े अच्छे से पेस को जज कर रहे थे ऑफ द विकेट माकरम। अगर बैकफुट पे से खड़े खड़े छक्के मार रहे हो ना आप, तो मतलब माकरम भी बड़े साइलेंटली टॉप 6 के ऑरेंज कैप की लिस्ट में आ चुके हैं। मतलब 6 में से 3 लोग जो हैं वो एलएसजी के हैं। एग्जैक्टली, कितनी मतलब क्रेजी बात है ये। माकरम ने स्टार्ट अच्छा नहीं करा था, बट आई थिंक वही पिछले 2-3 मैचेस में लगातार उनके 40s 30s 50s 60s आ रहे हैं, तो आई थिंक उसके चलते हुए वो ऊपर आ चुके हैं, विच इज अ ग्रेट साइन फॉर अपना एलएसजी। हमने इस मैच में भी देखा कि अब्दुल समाद ने भी डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया, उनकी बातें करते हैं। तो आई थिंक इन जनरल भी ऊपर से लेके नीचे तक जो भी इनके 5-6 बैट्समैन है, क्योंकि ये ज्यादा बैट्समैन लेके जाते नहीं है। इस मैच में भी अल्टीमेटली बदोनी को लाना पड़ गया था इन लोगों को, बट जितने भी ये लोग 6 बैटर्स खिलाते हैं, मोर और लेस अब धीरे धीरे करके सारे लोग फायर करने लग जा रहे हैं। अगर हम लोग अगले 5 ओवर की बात करें
तो यहाँ पे 45 रन आते हैं। 121 फॉर 3 थे ये लोग आफ्टर द 15th ओवर। या और यहाँ पे बदोनी ने, अब देखो फाइनली ही इज लिविंग अप टू द रिटेंशन, बहुत बड़ा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, 50 मारते हैं आज। एंड व्हाट आई पर्टिकुलरली लाइक दिस कि यार मतलब परहैप्स द मोस्ट लीथल डेथ बॉलर संदीप शर्मा को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। फ्रंट फुट पे स्लोअर बाउंसर्स को इन फ्रंट ऑफ कवर चौके मारे यार उन्होंने, बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान होता नहीं शॉट खेलना ये। एंड छोटी बॉलों को भी बड़े अच्छे से टारगेट करा ओवर मिड विकेट। तो आई थिंक बदोनी ने काफ़ी स्मार्ट प्ले वहाँ पे दिखाया अलॉन्ग साइड मार्करम। रन रेट को इतना भी डूबने नहीं दिया कि आप कम बैक ही ना कर पाओ वहाँ से। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कहीं ना कहीं कि ये लोग 10-20 रन शॉर्ट ही थे। हाँ। और बनने चाहिए थे भाई। इनने जितने रन बनाए हैं 180 रन बनाए। अब मुझे बस क्वेश्चन ये है कि अगेन जब मैं पिच रिपोर्ट देख रहा था तो शेन वॉटसन ने कहा था कि अच्छा 185 शुड बी अ पार स्कोर यहाँ पे। तो उसके हिसाब से जब मैंने पहली इनिंग्स देखी मुझे लगा भाई ठीक रन बना दिए इन लोगों ने। बट जिस तरीके से आरआर चेस कर रही थी एंड अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि उन्होंने बॉटल कराई है, तो इट सीम लाइक कि अल्टीमेटली हाँ 10-15 रन और होते तो ही गेम इंटरेस्टिंग हो पाता। तो वो अबव पार होता ना फिर। 180 इज अ पार स्कोर यहाँ पे। नहीं, जो वो उसने कहा वॉटसन ने 180-185 पार स्कोर है, तो सही तो बोला, गलत क्या बोला है? पार स्कोर मतलब कि अबाउट एवरेज। अच्छा ओके, मुझे लगा कि वो है कि डिफेंड कर सकता आप इसको इन ट्रेंड विद द हिस्ट्री। वो तो थोड़ा अबव पार आपको जाना ही पड़ता है उसके लिए। आई थिंक उसमें कोई गलती नहीं थी। बट हाँ, कमिंग बैक टू द फेज नाउ, लास्ट 5 ओवर्स की बातें करते हैं। एंड यहाँ पे एक ही बंदे का पूरा शो था विच वाज अब्दुल समाद। इस सीजन में अब्दुल समाद ने जो अपना रेवलेशन दिखाया है, बिकॉज एसआरएच से बहुत टाइम से खेल रहे थे एंड एक भी सीजन उनका बहुत ज़्यादा कोई फ्रूटफुल लग नहीं रहा था। फाइनली एसआरएच ने सोचा कि हमें अपने वेज पार्ट करने पड़ेंगे एंड आई थिंक दे वुड बी रिग्रेटिंग राइट नाउ। प्लस मतलब नंबर 7 पे उनका इतना अनस्टेबिलिटी दिख रही है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट था ना कि ये चले भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा कि चलो बदोनी रिटेंशन थे, पंत इतनी हाई प्राइस में आए हैं, पूरन रिटेंशन थे, मिचेल मार्श आके फायर कर रहे हैं, मार्करम भी फायर करने लग गए थे। तो अगर किसी एक बंदे को हटा के अगर वो टेम्पलेट सही बनाने जाते कि शहबाज ले आते हम लोग एंड किसी एक प्लेयर को हटाते हैं बैटर को, तो वो अनफॉर्चुनेटली समाधि होते हैं अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होता। बट नीचे आके जैसे टाइप की कंट्रीब्यूशन इस मैच में, मतलब क्या 30 बना दिए 10 बॉल में भाई। इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन आप नीचे आके दे रहे हो तो फिर आप टीम में बने ही रहोगे ऑब्वियसली। यार इसमें भी ना बड़े पते की बात क्या है, आखिरी 5 ओवर में पहला ओवर तो आता है उसका हसरंगा का। हसरंगा जो है पहली ओवर में माकरम को आउट कर देते हैं। डीप लॉन्ग ऑफ मेरे ख्याल से उनको कैच करवाया था। संदीप का ओवर, आर्चर का ओवर, देशपांडे का ओवर, उसके बाद इट फॉलोज आफ्टर हसरंगा। सारे ओवर्स बड़े अच्छे थे until the last over of संदीप। एंड मुझे अभी पिछले 2-3 मैचेस से पैटर्न दिख रहा है यार। फाइनली लॉ ऑफ एवरेजेस कैचिंग अप टू संदीप शर्मा परहैप्स, बिकॉज उसी जिन भी मैचेस में उनकी डेथ ओवर से पिटाई हुई है उन मैचेस में उन्होंने स्टार्ट हमेशा अच्छा करा है। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द गेम बहुत बुरे रहे, जैसे ट्रेंट बोल्ट के साथ अभी रिसेंटली हुआ है। इस मैच में भी अंटिल द लास्ट ओवर ही वाज वेरी डिसेंट। लास्ट ओवर में आके पता नहीं क्या हो जाता, हमने फिर वही सेम गलती देखी जो उनसे सुपर ओवर में देखा था कि आपने पूरी फील्ड जो आप हमेशा सेटअप करते हो सारे इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेके, जो फील्डर्स होते हैं 5 डी फील्डर्स, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप कवर्स, साथ ही साथ एक डीप पॉइंट या फिर डीप स्क्वायर लेग, डिपेंडिंग ऑन किस एंगल पे आप बॉलिंग कर रहे हो और लेफ्ट या राइट या स्ट्राइक पर है तो सारे जो फील्डर्स हो सामने मतलब यॉर्कर ही डालोगे। अब उसमें अगर आप स्लोअर बाउंसर्स फेंक रहे हो और बैटर्स को इस टाइम पे देखो, बैट इतने भारी है, इतना उसमें माइट है और बैटर्स में भी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो स्लोअर बाउंसर को भी रीड कर लिया अगर तो वो बाहर मार सकते हैं। तो बहुत बुरी तरीके से वो वहाँ पे एक्सपोज हो रहे हैं। अगर वो स्लोअर बाउंसर पे जहाँ एक छक्का आता है फिर वो अगली बॉल यॉर्कर ट्राई करते हो, फुल टॉस जाती है हमेशा। और ऐसे ही करके वो 3-4 छक्के लगाए, 10 बॉल पे 30 रन बनाए अब्दुल समाद ने सिंगल हैंडेडली। एक गेम जो एलएसजी के फेवर में लेके आए हैं। अवेश खान की लोग बातें कर रहे हैं बट ऑलमोस्ट ऑन पार जो कंट्रीब्यूशन था वो था अब्दुल समाद का। ओके, ऑफ कोर्स यार, अगर तुम उसको हटा दोगे तो क्या फायदा बाकी 50 का, कोई फायदा ही नहीं था। सो आई थिंक वहाँ पे संदीप का करना पड़ेगा, ही हैज टू गेट बैक टू द बेसिक्स। इतने अच्छे बॉलर रहे हैं वो, बट थोड़ा सरप्राइजिंग लगा देखकर। खैर सेकंड इनिंग्स पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पे करते हैं बात भाई। 61 फॉर नो लॉस एंड जायसवाल ने तो जो खेला सो खेला। जायसवाल बताओ 23-24 साल की उम्र में जो है वो बड़े भैया बन गए, ओल्ड ही हो गए भैया वो। जायसवाल इज द ओल्ड गाय नाउ। मतलब वैभव सूर्यवंशी पहली बॉल, अगर आप 14 साल, मैं अच्छा बहुत सारे रूमर्स बन रहे कि 14 के नहीं है 17 के हैं, जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ 17 के भी एग्जैक्टली। पहली बात तो अच्छा इसमें ये भी कॉन्वर्सेशन है कि जो लोग कह रहे हैं कि तुम 17 का भी ले लो क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे लगता है ये तो गलत ही बात है।
बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है नीचे. लेट्स नॉट इवन ट्राई टू नॉर्मलाइज दिस. आपको तारीफ करनी है आप करो, बट मुझे लगता है कि जिन लोगों ने क्रिकेट खेला वही समझ सकते हैं इस चीज़ को. बाकी लोग जिन्होंने क्रिकेट आज तक शायद क्लब लेवल पे भी नहीं खेला होगा, वो बहुत ज़्यादा मॉरल हाई ग्राउंड लेने के चक्कर में सोशल मीडिया पे ना एक वो कि बच्चे को सपोर्ट करना, ये करना है, वो करना है, उसके चलते हुए कहते हैं अरे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है भाई. एज फ्रॉड तो उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों का करियर भी खत्म होता है. हाँ मतलब बट आई थिंक जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका करियर खत्म हुआ है, उनने खुद भी ये चीज़ कर रखी होगी. मतलब क्रिकेट में इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग भाई, एज फ्रॉड करना. क्रिकेट में नहीं, इंडिया में ही इन जनरल. इंडिया में इन जनरल आई थिंक स्पेसिफिकली क्रिकेट में, क्योंकि मतलब अच्छे खासे क्रिकेटर्स जो कि आज के टाइम पे लेजेंड्स हैं, उनका भी हम सबको पता है. सरकारी नौकरी के लिए भी ऐसे ही होता है भाई. होता है एग्जैक्टली. तो आई थिंक बहुत नई चीज़ नहीं है. रिगार्डलेस आई थिंक नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिम. Nothing taking away from the severity of corruption, at the same time nothing taking away from the guy himself. या अब उसकी बातें करते हैं. पहली बॉल पे आके छक्का जो मारा है, और वो भी ऐसा नहीं कि स्लॉग था लेग स्टंप के ऊपर से, अपने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारा यार, ऑन द राइज बॉल को हट के विकेट से. द गट्स दैट यू नीड टू पुल दिस वो ऑफ. एबनॉर्मल. इट शोज ना कि क्यों वो बंदा खेल गया इतना. हाँ मतलब हमने कैसे ऑक्शन में बात करी थी कि अच्छा इनने 14 साल का, उस टाइम पे 13 के थे, 13 साल का एक प्लेयर ले लिया है, बट ये काफ़ी हद तक एक बस मार्केटिंग कैंपेन हो सकता है, शायद उनको चांस नहीं मिलेगा. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस सीजन में उनको चांस मिलेगा, बट यहाँ पे आके वो स्टार्ट करते हैं. इन वॉट फैशन भाई. इस तरीके से अगर अपना अपना T20 करियर स्टार्ट कर रहे हो कि पहली बॉल पे आती है आपने छक्का मार दिया. एक तो उनकी वो रील भी फेमस हो रही है कि राजस्थान रॉयल्स में वो किसी अपने कोई कोच होगा वहाँ पे उनसे बात कर रहे थे कि ऐसा कभी हुआ है कि आप अगर पहली बॉल पे आपने छक्का मार दिया हो. तो वही उनने चीज़ करके भी दिखा दी. क्या पता उनके दिमाग में हो ये चीज़ भाई कि मुझे स्टार्ट ही ऐसे करना है. स्लॉट में देखी मैंने मार दी भाई, वैसा टाइप का. वो बॉल स्लॉट की भी नहीं थी भाई एक्चुअली में, मार के अलग से शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ही थी थोड़ी सी. मतलब आप 6 मीटर के आसपास का एरिया ही था वो. ऐसा नहीं है कि वो 2 से 4 मीटर के बीच में गिर रही है कि आप मार रहे हो उनको. तो वो तो स्टेटमेंट स्टार्ट थी यार. मतलब मुरली कार्तिक का जो कमेंट्री पे रिएक्शन था, वो करते करते मेरा भी वही रिएक्शन था एग्जैक्टली. मुंह खुला रह गया था भाई, क्या कर दिया बच्चे ने ये. तो यार शार्दुल ठाकुर को इज्जत नहीं दी भाई बंदे ने पहली बॉल पे आती. शार्दुल ठाकुर तो छोड़ो, ऋषभ पंत ने शार्दुल ठाकुर के 2 ओवर कराए हैं, बाकी 4 ओवर 4 अलग बॉलर से उसने पावर प्ले में यूज करे थे. 5 बॉलर्स टोटल यूज हुए पावर प्ले के अंदर ही. माकरम, दिग्वेश सब यूज हो गए उसी के अंदर ही अंदर. बिश्नोई को छोड़ के मेरे ख्याल से प्रिंस, शार्दुल, माकरम, दिग्वेश एंड आई थिंक एक और बॉलर थे कोई जिनको मैं मिस आउट कर रहा हूँ. सबके आवेश ऑफ कोर्स सब यूज हुए हैं सिवाय बिश्नोई के. सारे बॉलर्स यूज कर लिए थे, विच शोड कि कितना अनसेटल्ड थी वहाँ पे LSG. कि आप एक स्पेल दे ही नहीं पाए किसी बॉलर को. जायसवाल ने ऑन द राइज खड़े खड़े स्पिनर्स को विदाउट रीचिंग टू द टिप ऑफ द बॉल जो बैठे छक्के मारे वहाँ पे मिड विकेट के ऊपर से. क्या बैटिंग करे थे यार. जायसवाल का भी तुम कहो चुपचाप आगे टॉप 4 में. हाँ 4-5 उनने 50s मार दिया. पॉइंट वही है कि आई थिंक जायसवाल T20 गेम से इतना टाइम से दूर थे क्योंकि भाई उनको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ रहा था. फिर चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा ODI इस पर आप थोड़ा ध्यान दे दो क्योंकि आप टीम में आ सकते हो. उसके चक्कर में T20s में वापस अडैप्ट. मतलब आई थिंक हम सबको ये जानना चाहिए कि व्हाट विराट कोहली वाज डूइंग इन 2016, 17, 18 कि अच्छा भाई आज टेस्ट मैच है मैंने आज 100 मार दी, अच्छा परसों T20 उसमें 100 मार दिया, फिर अच्छा ODIs है या अगले हफ्ते तो मैंने उसमें भी 100 मार दी. वो दैट वाज अनरियल. प्लस जायसवाल भाई बहुत छोटा है इसके लिए, तो वो थोड़ा सा एक एडजस्टिंग पीरियड होता है जहाँ पे वो टाइम लेते हैं कि अच्छा मेरे को एडजस्ट करना है इस नए फॉर्मेट से वापस, एंड देन उसके बाद ही इट टेक्स ऑफ. हाँ बहुत टाइम से T20 खेला ही नहीं था. वो बात तो है. खैर अगले फेज की बातें करते हैं, 6 से 10 ओवर की बातें करते हैं. यहाँ पे जब वैभव सूर्यवंशी अल्टीमेटली आउट होते हैं, उससे पहले भी 2-3 बड़े प्यारे छक्के लगाए भाई. डाउन द ग्राउंड भी शॉट्स मारे उन्होंने एंड ब्यूटीफुल बॉल टू गेट हिम स्टम्प्ड आउट. मतलब फ्लाइट पे बीट करा, बॉल डिप करती है एंड जिस तरीके से टर्न बाहर लेती है, कंप्लीटली हर एक एंगल पे आपने बैटर को बीट कर दिया. पूरी CSK की टीम को बैठा के ये इनिंग्स दिखानी चाहिए सूर्यवंशी की. वैसे तो उन्हें आयुष मात्रे की दिखा दो भाई, बट यहाँ पे आप सूर्यवंशी को दिखाओगे तो उनको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे खेला जाता है आज के टाइम पे. ऐसे बैटिंग करी जाती है. रो रहे थे भाई उसके बाद आउट हो गए. हाँ वो मुझे थोड़ा अजीब लगा परहैप्स. मतलब वही है भाई यार बच्चा है भाई. नहीं मैं सोचा था रोनी क्या बात है भाई, इतना अच्छा बढ़िया खेल के आए हो. लग रहा हो यार, मैं वही कह रहा हूँ ना भाई. मुझे वो लगता है ये अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि रोते हैं, वो प्रोडिजी होते हैं थोड़े कि भाई आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम माई सेल्फ कि मैं आज करके दिखाऊंगा ये. एंड कुछ लोग वो होते हैं कि भाई 30 पहले भाई 14 साल का हूँ 30 बना दिया और क्या चाहिए. इतने तगड़े स्ट्राइक रेट पे टीम को जिताने के लिए. ऐसे तो मेरे ख्याल से कोई नहीं सोचता उस लेवल पे. हो सकता है भाई, मैं तो ये सोच रहा था. मीडियोकर माइंडसेट तो मुझे नहीं लगता कोई रखेगा. बट खैर वो आउट हो जाते हैं एंड आफ्टर दैट 94 for 2 होते हैं 10 ओवर के बाद.
अगले फेज की बात, 94 फॉर 2 बाय द वे, अब 10 ओवर के बाद हो ग्रेट। भाई, कुछ नहीं करना आपको यार, सेम टेम्पो पे भी चलते रहोगे, आंख मीच के ऑटो पायलट पे चलोगे तो भी चेस कर दोगे। और आज तो आप 9 बैटर खिला रहे हो, ज्यादा भी है। नंबर 9 पे आर्चर बैटिंग करने आ रहे थे आज तो। यहाँ से आर बॉटल कैसे कर सकती है, इतनी नकली टीम कैसे हो सकती है कोई यार। बताते हैं अभी अगले 5 ओवर में से 41 रन आते हैं, दैट्स जस्ट ओवर 8 रन एंड ओवर। प्रिंस के यहाँ पे, आज प्रिंस का मुझे लगता है थोड़ा सा ऑफ डे था, जो वो यूजुअली कटर्स को ट्राई करते हैं, आज थोड़ी सी फुल लेंथ पे ज्यादा कटर्स थी। तो रिगार्डलेस ऑफ द चेंज इन द पेस, बॉल मुंह के नीचे गिर रही थी, लैंड कर रही थी, तो डाउन द ग्राउंड हिट करना थोड़ा आसान हो गया। आई थिंक इस फेज में भी जायसवाल तो अपना पेस पकड़ के चल रहे थे, जो रियान पर आ गए थे जब आउट होने के बाद दूसरे खिलाड़ी की, उन्होंने थोड़ा टाइम लिया स्टार्टिंग। जायसवाल मैं नोटिस करा 50 के बाद थोड़ा सा स्लो होते हैं हर मैच में, वो भी उनको थोड़ा सा ओवरकम करना। उनके स्ट्राइक रेट अभी 139 की चल रही है, उनके और विराट कोहली का कंपटीशन चल रहा है, ऑरेंज कैप लिस्ट में लो स्ट्राइक रेट का अभी। तो देखना पड़ेगा थोड़ा भाई, दोनों हिंदुस्तानी हमारे। बिश्नोई ने काफी अच्छी बॉलिंग करी भाई इस फेज में, रिगार्डलेस इवन दो प्रिंस एक्सपेंसिव थे। लास्ट के 5 ओवर के लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, 1 ओवर शार्दुल का था, 1 ओवर प्रिंस का था और 3 ओवर आवेश के बचे हुए थे डेथ के लिए। सारे ऑप्शंस थे पेस के। अब यहाँ पे जरा आवेश खान की मास्टर क्लास को ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं। आवेश खान का जो पहला ओवर था डेथ का, 15 से 20 ओवर के जो बीच का होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव था एक्चुअली में। उसमें उन्होंने कई सारी वाइड यॉर्कर्स ट्राई करी थी जो कि लैंड नहीं हुई थी, एंड वो स्लैश पे चौके पड़े थे। इनफैक्ट गेम वहां से आते आते आई थिंक आखिरी के 24 बॉलों पे कुछ 34-35 रन ही रह गए थे, बहुत ज्यादा वो ऊपर नीचे का था नहीं स्कोप वहां पर। जायसवाल एंड रियान पराग को भी काफी हेल्प मिल गई थी, बट उसके बाद जब वो अपना सेकेंड लास्ट ओवर डालने के लिए आते हैं, आई थिंक जो 18th ओवर था इनिंग्स का, वहां पे पहली बात तो वो जायसवाल को यॉर्कर पे आउट करते हैं। वो इट वाज वन जाफर ऑफ डिलीवरी, उसका कोई तोड़ नहीं है। एंड रियान पराग जिस तरीके से अपना विकेट दे बैठते हैं वहां पे, एक ओवर पिच डिलीवरी को देखो, ये बात सुनने में थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, लेकिन स्कूप मारने के लिए भी ना आपको बॉल थोड़ी सी दूर चाहिए होती है बॉडी से, ताकि वो उस एंगल पे उठ के आए कि आप उसके अंडरनीथ आके उसको स्लैप कर पाओ नीचे से। अगर एकदम ही जड़ पे दे दोगे तो बैट अब ऐसा लगाना इतना आसान होता नहीं है। लग सकता है, कई लोग मारते भी हैं, लेकिन आइडियल नहीं होता, फिर आपका स्किल काम आता है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो बहुत ही आई थिंक गलत शॉट था। आई नो फाइन लेग सर्कल के अंदर था, इसलिए वो ट्राई कर रहे थे कि इजी बाउंड्री मिल जाएगी ऊपर से टपाकर, बट इट डिड नॉट कम ऑफ। उन्होंने खुद को ब्लेम भी करा उसके बाद, हाँ, कि मेरे को फिनिशर कहना चाहिए था। आई थिंक वो तो चलो ठीक है, वो आउट हो भी गए तो भी नीचे इनकी इतनी तगड़ी बैटिंग बची हुई थी कि इनको आराम से ओवरकम कर जाना चाहिए था। माय क्वेश्चन इज, जब जायसवाल आउट हुए थे तब 25 रन वाज नीडेड ऑफ 17 बॉल्स, एंड उसके बाद हमने देखा कि जुरेल आए थे, हेटमायर नहीं आए। तो हेटमायर क्या जलेबी बनाने के लिए रखे हैं? जुरेल तो ऊपर ही आते हैं बैटिंग करने उनसे भाई। अगर आपको 25 रन चाहिए 17 बॉल में, तो व्हाई नॉट सेंड हेटमायर एंड खत्म करके आओ गेम जल्दी से। जबरदस्ती में अच्छा नहीं, अब हम जुरेल को भेजेंगे, अच्छा फिर पराग आउट हो जाएंगे, फिर हम अगर जुरेल हेटमायर से ऊपर आते हैं तो भेजने में प्रॉब्लम क्या है इसमें? इन नॉर्मली आते हैं ना, अभी आपकी टीम की वैसी वाट लगी पड़ी हुई है, प्लस अगर आप थोड़ा जल्दी गेम खत्म कर दोगे, अच्छा खेल रहे हैं वही ना, पर एटलीस्ट पावर हिटर तो है। नहीं तो ध्रुव जुरेल भी, भाई लाइक इट और नॉट, बट ध्रुव जुरेल इज सपोज्ड टू बी अ पावर हिटर इन द टीम। नंबर 5 पे आ रहे हो बैटिंग करने के लिए, पराग। हाँ, तो ये तो क्रिटिसिज्म है ही आरआर का रिटेंशन के पॉइंट ऑफ टाइम से। आपने 15 करोड़ दे दिए इन लोगों को, जो कि क्लियरली वो मेरिट नहीं बन रहा था। अब वो चीज आई थिंक आरआर फैंस को भी फील हो रही होगी। यू लेट गो ऑफ गाइज लाइक ट्रेंट बोल्ट, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल जो भी फॉर्म में आ गए हैं, फॉर गाइज लाइक क्या मतलब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अभी ये लोग प्रूवन T20 प्लेयर्स नहीं है। तो यू हैव ओवर इन्वेस्टेड इन द यूथ। ये भी बड़ा रेयर सिनेरियो होता है कि आप यूथ में ओवर इन्वेस्ट कर रहे हो। चेन्नई को देखो भाई, वो तो सीख लिया आरआर से, पर क्लियर कट केस है। और वहां पे ऑफ कोर्स ऑल ऑफ देम फेल्ड। हेटमायर से तो वो चीज हो ही नहीं पाती। अल्टीमेटली फ्लिक करते हैं राइट इनटू द हैंड्स ऑफ शार्दुल ठाकुर, एंड जो लास्ट ओवर आवेश खान ने फेंका है भाई, यार एक बॉल अलाउ नहीं करा बैटर को सांस लेने के लिए, सारी पिन पॉइंट यॉर्कर्स थी। बाय द वे दिस, और ये कई शायद कंट्रोवर्शियल चीज होगी, दिस इज इजीली मच बेटर देन व्हाट स्टार्क डिड इन दैट सुपर ओवर। मैं पूछने वाला था ये, अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई। स्टार्क ने तो वो सुपर ओवर तक लेके गया था, बाय सिंपल लॉजिक लगा लो। ये तो मैच जिता दिया ना, सुपर ओवर तक गए नहीं। दोनों को 9 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में, दोनों को 9 रन चाहिए थे लास्ट ओवर में। तो आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन व्हाटसोएवर। यहाँ पे आवेश खान वाज माइल्स बेटर, एक्यूरेसी भी उनकी बेटर थी। स्टार्क ने एक फुल टॉस भी फेंकी थी, लोअर फुल टॉस फेंकी थी आउटसाइड ऑफ स्टंप इन द परस्यूट ऑफ अ वाइड यॉर्कर। आवेश खान तो बैंग ऑन थे भाई, एक बॉल का चांस नहीं दिया शुभम दुबे वगैरह को। तो सिंगल हैंडेडली लास्ट ओवर में लेके गए। ये बॉटल जो करा है आरआर ने 2 गेम्स लगातार,
भाई दे डोंट डिजर्व टू बी इन द मिड टेबल आल्सो. मतलब डेथ में जो बॉलिंग आवेश खान ने करी है, टेकिंग 3 सच क्रूशल विकेट्स. आपने जायसवाल का विकेट लिया, आपने पराग का विकेट लिया, हेटमायर का विकेट लिया इन द लास्ट ओवर. कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है पुल ऑफ करने के लिए. 9 रन चाहिए था, आपने वो चीज़ भी पुल ऑफ कर ली. बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन यहाँ पे एलएसजी का, ऑब्वियसली आपने भाई बहुत ही महान काम करा है. हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत की, उनकी कप्तानी के अंदर ये सब हो रहा है. बट आरआर इन द सेम वीक फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम दे हैव फेल्ड टू स्कोर 9 रन ऑफ द लास्ट ओवर. ये कैसे कोई टीम कर सकती है आज की डेट में भाई? मतलब ये चीज़ तो मैं कह दूंगा शायद सीएसके भी कर दे पुल ऑफ. अभी चेन्नई मुंबई की बातें करेंगे, उसका डिसाइड करते हैं कि अभी ज़्यादा नकली टीम कौन चल रही सी है. बट ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल लॉस थी यार. एंड वंस अगेन आरआर, मतलब आपके 15 ओवर के बाद, आप 15 ओवर के बाद के 8 विकेट हाथ में थे यार. हाँ, क्या कर रहे हो प्लस सच भाई? प्रूवन प्लेयर्स भाई. आपके पास ध्रुव जुरैल बचे हुए थे, आपके पास उस टाइम पे चलो पराग बचे हुए थे, वो आउट हो गए थे. फिर आपके पास हेटमायर बचे हुए थे. 45 रन चाहिए थे यार. हाँ, 10 रन पर ओवर भी नहीं चाहिए. नीचे भी इतने सारे खिलाड़ी आपके पास, नंबर 9 तक बैटिंग थी, Shameful. उसके बाद भी आप चोक कर गए. ये तो बहुत ही डिस्कस ज़्यादा करने shameful लायक है. ही नहीं होता इसमें कुछ, मैं जनरली बताऊं Yeah. तो इतना बुरी परफॉर्मेंस रही है. एंड एलएसजी भाई वन विन आफ्टर अनदर कहाँ से निकाल रहे हैं. आई कैन फाइनली सी सम मेथड टू देयर मैडनेस. अब ती इनप्रडिक्टेबल अब रही नहीं, क्योंकि जीत रहे हैं कंसिस्टेंटली. हाँ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रही है. बहुत अच्छा लग रहा है इनके लिए देख के. अंडरडॉग की तरह निकल के आ रही है एलएसजी. या लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट गेम. पंजाब वर्सेस आरसीबी का जो मैच था, वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ क्लोज वन, टू बी अ फायर क्रैकर, बट अल्टीमेटली काफ़ी डड शो निकल के आता है. गुड फॉर द आरसीबी फैंस. एग्जैक्टली. पंजाब की पिच थी. अब ये देखो, पिच वही थी जिसमें पंजाब वर्सेस सीएसके का मैच हुआ था. 420 रन पड़े थे उसमें. हाई स्कोरिंग गेम था काफी. Yeah. दोनों इनिंग्स में 200 क्रॉस हुआ था. एंड काफी घास का कवर था ऊपर, विच इज वाई पिच रिपोर्ट में ये कहा गया था कि यार नीचे क्रैक्स तो हैं, लेकिन जितनी घास का कवर है वो बाइंड करके रखेगी क्रैक्स को. तो काफी रन बनने चाहिए विकेट के Yeah. ऊपर. लाइक ऑलवेज पिच रिपोर्ट कुछ निकलती है, जैसे वेदर रिपोर्ट निकलती है, वो हाँ. उल्टा ही निकलता है उसका कुछ रियलिटी भी. अब यहाँ पर आरसीबी टॉस जीतती है, बॉलिंग का डिसीजन लेती है. शेस एयर को भी वही करना था सरप्राइजिंगली, क्योंकि Yeah. आजकल वो बैटिंग का डिसीजन ले रहे थे. पहले तो टीम सेम रखते हैं, बट आरसीबी के लिए रोमारियो शेफर्ड, बिग चेंज. हाँ. लिविंगस्टन फाइनली आउट. आई थिंक ठीक चेंज था. अगर आपको करना ही था ट्राई, तो कुछ लोग वो जेकब बेथल के लिए भी कहेंगे, उनको भी आप ट्राई कर सकते थे. रोमारियो शेफर्ड की पावर हिटिंग हाँ, मैं अभी वही कह रहा हूँ नेट्स कि में बहुत तगड़ी चल रही है. नीचे आके जो वो भी आरसीबी का कैंपेन स्टार्ट होने से पहले वो 6 हिटिंग चैलेंज होता है, उसमें रोमारियो शेफर्ड ही शायद विनर निकल के आए थे. उन्होंने खूब लंबे छक्के लगाए थे. बट आई थिंक नीचे आके अगर वो पावर हिटिंग वैसी कर सकते हैं, तो वो टिम डेविड जो कि सिंगल हैंडेडली अभी वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, उनको भी हेल्प मिल जाएगी. हेल्प मिल जाएगी. दैट्स फेयर ओनली. फर्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं सीधा. 62 for 1 इन द पावर प्ले. ये हाँ. पंजाब ने भी कसम खा रखी कि पावर प्ले बड़ा अच्छा करेंगे, बहुत उसके बाद बढ़िया. से एकदम से डीरेल हो जाएंगे. या और अब ये पता 2-3 मैचेस का हो गया है. केकेआर वाला मैच भी जीते हैं, लेकिन बैटिंग वाज हॉरेंडस. या वो तो उनकी बॉलिंग ने पुल ऑफ करा वहां पे. ओपनर्स वंस अगेन बहुत सॉलिड थे वीक बॉल्स पे. भुवनेश्वर कुमार ने पहले में से 2 रन दिए थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. एंड यश दयाल का जब ओवर आया था सेकंड ओवर, वहां से टाइट चेंज हो हो गया. गया. या यार मैं मतलब सच में ये देख रहा हूँ कि आजकल बैटर्स भी इतना स्मार्ट और इतना ज़्यादा प्रिसाइज अपने स्किल सेट के साथ. जरा सा बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ से इधर उधर क्या होती है, बैटर्स तुरंत लैच ऑन करते हैं अपॉर्चुनिटी पे. दे आर लिटरली स्मेलिंग फॉर दैट वन लूज बॉल. जरा सा 2 इंच अगर आगे हो गया शॉर्ट ऑफ लेंथ से, गुड लेंथ में बॉल कन्वर्ट हो जाती है, तुरंत वो मारने जाते हैं उस चीज को. इतनी ज्यादा एक्यूरेसी आंखों में कि वो रीड कर पाते हैं जहां पे वो टप्पा थोड़ा आगे पीछे हो रहा है उसको. सो हैट्स ऑफ टू द बैटर्स यार. प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन ने जो स्टार्ट करके दिखाया, ऑल्दो प्रियांश आर्या वंस अगेन सिमिलर फैशन में कृणाल पांडे के थ्रू आउट होते हैं. या एक स्पिनर आ रहा है, वो आपके बॉडी के अक्रॉस बॉलिंग कर रहा है, और आप जो है काइंड ऑफ खड़े खड़े या फिर बैकफुट पे एक टिल्ला मारने जा रहे हो सामने, वो टॉपर्स लग जाती है. ये 2-3 बार हमने देखी लगातार. आई थिंक काफी लोगों ने पंजाब की वीकनेस को पॉइंट आउट करते हुए ये बोला है कि प्रियांश आर्या जो है वो एक लॉटरी है. अगर हम लोग डेटा बेस के हिसाब से देखेंगे तो शायद ये चीज़ सच भी निकल के है, बट एट द सेम टाइम वांट टू से कि भाई अगर आप एक्सपेक्ट करो कि उनकी पहले सीजन में वो इतनी कंसिस्टेंटली रन्स मारेंगे तो वो अनफेयर भी हो जाएगा. बिल्कुल अनफेयर हो जाएगा. मतलब अभी तो अगर शेख रशीद इतना आराम से खेल सकते हैं, तो प्रियांश आर्या की तो 100 मार दी है. तो भाई तो आई थिंक उतना तो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे. हेजलवुड के लिए मैं कहूँगा आज थोड़ी ऊपर बॉलिंग ज्यादा कर रहे थे. ये कमेंटेटर्स ने मेंशन करा था. उनका जो रेगुलर ने टप्पा पकड़ के रखा है, वो तो गुड लेंथ से भी जो बॉल निकालते हैं सर, तो शॉर्ट ऑफ लेंथ से निकल के आ रही है, इतना बाउंस करती है. बट जैसे ही आप मुंह के नीचे थोड़ा पुश कर दोगे, तो फिर बैटर्स को बहुत रूम मिल जाता है अपने आर्म्स खोलने का. आई थिंक हेजलवुड का आज इसलिए इनिशियली दिन इतना अच्छा नहीं जा रहा था एज अपोज टू दी अदर बॉलर्स. बट अगर हम लोग अगले फेज की बातें करें 6 से 10 ओवर के बीच में,
सिर्फ 17 रन आते हैं. दिस इज वन मास्टर ऑफ द क्लास यहीं से लोएस्ट, स्टार्ट होती है. वन ऑफ द लोएस्ट रन स्कोर्ड इन द 6th to 10th ओवर फेज इन दिस आईपीएल. 17 रन सिर्फ आ रहे हैं जस्ट ओवर 4 रन एन ओवर. 4.25 की इकोनॉमी से आप खेल रहे हो यहाँ पे. कोई भी एक्सक्यूज नहीं भाई. पिच कैसी भी हो, आप इतना स्लो नहीं खेल सकते. मैं पंजाब के लिए अगर कहूँ तो. और यहाँ पे जो मिसहैप हुए हैं, 3 विकेट गिरते हैं यहाँ पे. सबसे पहली बात तो कुणाल पांड्या जो है एक और विकेट निकालते हैं. रनआउट होता है नेहल वजीरे का. हाँ भाई, वो तो बहुत ही अजीब था. उसमें आई थिंक विराट कोहली फैंस काफी ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं उस चीज का. विराट कोहली ने क्या करा. हाँ वही, मतलब आई थिंक वो बस थ्रो करा था उसके चक्कर में. बट रिगार्डलेस आई थिंक वहाँ पे इतनी ज्यादा बड़ी गलती थी जॉश इंग्लिश की. सिंगल ले लिया, कॉल नेहल वजीरे का था. वधेरा का कॉल था, आराम से वो डबल होना भी था वेरी ऑनेस्टली. एंड वो पीट करके खड़े हुए थे. ही डिड नॉट इवन लुक एट अपना निहल वडेरा के दूसरे रन के लिए वो आ रहे हैं. इजी 2 रन थे भाई. बहुत आराम से, बहुत खुले का आराम से टाइम था अपने जितेश के पास कि उनको आउट कर दिया. एंड वो गेम वहीं से परास बदल भी गया. प्रभ सिमरन ने तो प्लेटर पे सजा के दे दिया विकेट. स्टेप आउट करके मारने चले गए वहाँ पे, हाथों में दे दिया मिड विकेट के. रोमारो शेफर्ड शेस एयर को आउट करते हैं. ये भी एक मास्टर मूव था भाई वहाँ पे उनको लेके आना. वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि वो बॉल एक्चुअली में शेस एयर 10 में से 8 बार स्टेडियम के बाहर मारते हैं. फुल लेंथ की बॉल थी मुंह के नीचे की. समहाउ वो बॉटम से हिट करते हैं. परहैप्स थोड़ा जल्दी मार गए बॉल को. एंड कुणाल पांड्या वंस अगेन अ ब्रिलियंट कैच यार. भागते हुए 22-23 मीटर का डिस्टेंस उन्होंने कवर किया. ऑन अ साइड नोट आई वुड जस्ट से, मैंने कमेंटेटर्स को ये बोलते हुए सुना कि वो कैच डिफिकल्ट इसलिए भी होता है. पहली बात तो वो पहुंच गए थे वहां तक, तो कैच तो हो ही जाना था. बट उन्होंने ये नहीं कहा कि इसलिए डिफिकल्ट है कि आप इतना दौड़ के आ रहे हो. उन्होंने बोला कि जब आप दौड़ रहे होते हो और जब ये एड के ऊपर आप चलते हो जो नीचे ग्रास पे बिछा होता है, तो उसमें जूते फंस जाते हैं कई बार. और मुझे बस गुस्सा यही आ रहा था कि भाई ये चीज़ फिर एग्जिस्ट क्यों करती है. नहीं, एड का तो काफी जो पेंट लगा होता है नीचे, जो पेंट पे क्यों फंसेगा. बोला उनने, अब कुछ तो रीज़न होगा उसके पीछे का. बट अगर ये चीज़ है कि एक्चुअली में वहाँ पे फंस जाते हैं, तो फिर ये एग्जिस्ट क्यों करता है. पेंट वाले तो स्टेडियम में कभी नहीं. और ये इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है. ये बाकी हर जगह जो है वो वहाँ पे जो भी CGI यूज़ करके वो लोग डाल देते हैं. सिर्फ इंडिया में ये चीज़ होती है. दिस इज जेन्युइनली वेरी अनोइंग. अगर आप मैच देखने भी जाओगे और वहाँ पे पेंट वेंट बिछा होगा, तो आपको लगेगा ये क्या देखना है भाई, मैं ऐड चल रहा है कि यहाँ पे कोई. तो अगर होपफुली आगे जाके BCCI इस पे काम करती है बिल्कुल. नेक्स्ट फेज की बातें करते हैं. यहाँ पे लोग बात करेंगे 10 से 15 ओवर की. यहाँ पे 40 रन आते हैं. वंस अगेन बहुत ज्यादा कुछ नहीं था. जॉश इंग्लिश ने थोड़ा सा रन मारने शुरू करे थे. सुरेश शर्मा को 2-3 थ्रू द कवर्स चौके मारते हैं. रोमारो शेफर्ड को 2-3 स्कूप मारते हैं बड़े अच्छे. एक रिवर्स स्कूप का भी एक चौका मारा था. सो जॉश इंग्लिश जो अपना एलिमेंट एक्स फैक्टर लेके आते हैं, काइंड ऑफ ऊटपटांग शॉट थोड़े मारते हैं, फील्ड को खोल देते हैं. 360 डिग्री के प्लेयर हैं काइंड ऑफ. वो एलिमेंट्स दिखने शुरू ही हुए थे. बट देन कम्स सुरेश शर्मा. और आज जो उन्होंने वो 2 डंडे मारे हैं भाई. पहली बात तो जो जॉश इंग्लिश को आउट करा है, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल लेग स्पिनर फेंकते हैं ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. कंप्लीटली बीटन बाय द पेस ऑन द बैकफुट. बॉल स्किड ऑन करके निकलती है, क्योंकि वही ना क्लेई सरफेस था रेड सॉइल का, और काफ़ी मैट फिनिश लग रही थी, सफ़ेद सी फिनिश लग रही थी. ऐसे में अगर बॉल के बीच में सीम होती है और साइड में शाइनी साइड होती है लेदर की, वो लेदर पे अगर गिरती है, टप्पा खाता है, तो बहुत स्किड करके निकलती है. एग्जैक्टली वही वो पेस पे बीट हो गए एंड बोल्ड हो जाते हैं. जस्ट स्टोइनिस बैटिंग करने के लिए आते हैं भाई. कंप्लीटली मिस रीडिंग द गुगली. मैक्सवेल ने वरुण चक्रवर्ती की गुगली मिस रीड करी थी, और आज इस ऑस्ट्रेलियन ने दोबारा. ये लोग बिल्कुल ही रीड नहीं कर पाते हैं प्लेयर्स. ये हमेशा इनको स्पिन के साथ प्रॉब्लम होती ही होती है. बट स्टोइनिस का भी ये क्वेश्चन रहेगा ना कि मैक्सवेल एटलीस्ट, चलो बैट से तो इस टाइम पे दोनों ही नहीं चले. पिछले 2 मैचेस से अगर हम लोग देखें तो स्टोइनिस भी कहाँ ही चले. तो एटलीस्ट मैक्सवेल आपको बॉलिंग प्रोवाइड करके दे रहे थे, जो कि जेन्युइनली आपको 4 ओवर वाली बॉलिंग कर सकते थे. तो बॉलिंग भी नहीं हो रही. तो फिर आप देखोगे नेक्स्ट मैच में कि क्या मैक्सवेल को वापस लाना है या फिर स्टोइनिस को ही रखना है. बहुत बड़ा डिसीजन है. 15th ओवर तक तो आई थिंक कुणाल पांड्या के 4 ओवर खत्म भी करवा दिए थे. तो काफी स्मार्ट यूज ऑफ द ओवर्स वंस अगेन बाय रजत पाटीदार. जहां आपको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, 2 बॉलर्स टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, इन टैंडम डलवा 2 ओवर्स आखिरी के लिए. वैसे भी क्योंकि अब 6 बॉलिंग ऑप्शंस आ गए रोमारो शेफर्ड के साथ, जेन्युइन ऑप्शन है 6. तो आपके पास लग्जरी थी कि आप हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल सबके 2 ओवर डलवा सकते थे. बहुत स्कोप था. बहुत ही अच्छा रोटेशन करा रजत पाटीदार ने आज. एंड लास्ट 5 ओवर की बातें करते हैं तो 1 सेकेंड सिर्फ 38 रन आते हैं यार. बहुत कम है. कुछ भी नहीं आपने करने दिया. पति की बात क्या है, सिर्फ विकेट एक भी नहीं गिरता आखिरी 5 ओवर में. यानसन तो पहली बैटिंग करने के लिए आ गए थे. क्या चल रहा है. द कॉन्ट्रोवर्शियल आई थिंक द इनिंग्स जिसको सब लोग बात कर रहे हैं, आई थिंक यू हैव सम एक्सप्लेनिंग टू डू हियर. शशांक ने जो बैटिंग करी है यहाँ पे, जिस तरीके की स्ट्राइक रेट, अल्टीमेटली 100 के नीचे की स्ट्राइक रेट से खेले हैं वो, एंड नॉट आउट 33 बॉल्स 31 रन नॉट आउट रह के आए हैं. तो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली आरसीबी ने अच्छा करा या फिर शशांक ही क्या कर रहे थे? शशांक देखो, ऑफ कोर्स एक
ऑन डे ऑफ डे तो होता ही है। अगर एक अच्छा दिन होता तो शायद वो यॉर्कर पे एक हेलीकॉप्टर ही मार देते और आर्म्स को फ्रीज करके एक स्लैश भी मार देते थ्रू पॉइंट एंड कवर्स। I think this is one of the best collective death bowling performances of this IPL season जो RCB ने करके दिखाया है। जो यॉर्कर्स उन्होंने डाली, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, अभी हमने संदीप शर्मा की बातें करी, अभी हमने आवेश खान की बातें करी, चाहे तुम भुवनेश्वर कुमार को ले लो, चाहे तुम हेजलवुड को ले लो, हर एक बॉलर जो कि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के लिए आया था 15 से 20 ओवर के फेज में, एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ प्लान दिख रहा था उनके दिमाग में कि मुझे यॉर्कर्स ही डालनी है, मैं नहीं कर रहा डिविएट, मैं नहीं जाऊंगा ब्लफ करने के लिए विद अ शॉर्ट बाउंसर, विद अ स्लोअर बाउंसर। मैं अगर यॉर्कर सोच के बैठा हूं, भले ही लो फुल टॉस हो जाएगी, लेकिन मैं सारे फील्डर सामने लेके सेटअप करूंगा और जितनी भी यॉर्कर सकती ट्राई करूंगा। दिन भी अच्छा था, मोस्ट ऑफ द यॉर्कर्स लैंडेड प्रिटी वेल, बिल्कुल भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी थी यार। शशांक आप अपने बुरे दिन पे भी अगर आप उनको इतना रोक ले रहे हो कि 30-35 बॉलें खेलने के बाद भी 100 से कम की स्ट्राइक रेट और आउट भी नहीं हुए हैं, तो आपने जनरली कोई अच्छा करके दिखाया है। शशांक का ऐसा नहीं है कि सीजन गंदा जा रहा है, इन्हें हेयर एंड देयर काफी अच्छी इनिंग्स खेली है उनने, तो अगर वो यहाँ पे इतना स्लो खेल गए तो अल्टीमेटली ऑब्वियसली उनका भी ऑफ डे हो सकता है, बट एट द सेम टाइम आरसी की बॉलिंग वाज टॉप नॉच, बहुत अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस इन द डेथ ओवर्स दिस सीजन। इतनी अच्छी बॉलिंग आरसीबी ने करी है। सेकंड इनिंग्स पे आते हैं। अब यहाँ पर देखो, पावर प्ले में थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कह सकते हो, 54 for 1 थे। कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीदें आप रख सकते थे, बिकॉज अभी केकर अगेंस्ट उन्होंने करके दिखाया था, पावर प्ले के बाद उन्होंने विकेट्स लिए मिडिल फेज में। अर्शदीप सिंह सारी बॉलें ऊपर पिच कर रहे थे, सॉल्ट को एक बॉल छोटी डालते हैं, टेक्स हिम बाय सरप्राइज वंस अगेन बिहाइंड, फिर से सॉल्ट को एक तरीके से उन्होंने बॉटल कर दिया, पॉकेट कर दिया रादर। विराट कोहली भाई पर्टिकल के साथ जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, मैं वही कहूंगा कि स्टार्टिंग से आता ही इट वाज नॉट लाइक कि, क्योंकि हमने देखा पर्टिकल ने कितनी इंपैक्टफुल नॉक खेली है यार। पर्टिकल एक्चुअली में पहले 7-8 बॉलों पे स्ट्रगल कर रहे थे, मैं वही उनको 4 रन भाग के एक बार कोहली ने करवा दिया था। हाँ, मैं वही कह रहा था भाई कि पहली बात तो पावर प्ले में जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी इन दोनों खिलाड़ियों की आपस में, कितने ज्यादा इनने सिंगल्स लिए, डबल्स लिए, वो 4 रन तो भाई साहब एक्सेप्शनल T20 में कहाँ देखने को मिलता है एग्जैक्टली। तो आपके रन शायद चौके छक्कों से ना भी आए, बट कोहली एंड में थोड़ा बहुत मारने लग गए थे, बट रनिंग बिटवीन द विकेट्स हमेशा यू कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग, वो हमेशा आरसीबी की आई थिंक बहुत बड़ा पॉजिटिव नोट ये है, क्योंकि काफी सारी टीम में मिसिंग भी है, एंड आई थिंक आरसीबी में है भी इसलिए क्योंकि विराट कोहली एम्फसाइज करते हैं उस चीज पे, बट इस चीज के चलते हुए आरसीबी का स्कोर बोर्ड हमेशा टिक होता रहता है। ये जो 54 रन आए, आई थिंक इट वाज अ डिसेंट पावर प्ले एट द एंड ऑफ द डे। एक्चुअली में अगर आप नोटिस करो, विराट कोहली पावर प्ले में काफी तगड़ी बैटिंग करके दिखाई है। हाँ। और पता है क्यों? 2 वीकनेस जो लोग कहते हैं, एक तो लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई इनका जो बॉल बाहर निकालता है, और एक लेफ्ट आर्म पेसर जिन पे वो LBW बाबा फ्लिक मार के होते थे एक टाइम पर। मार्को एंसन थे और हरप्रीत बार, दोनों को लाया गया था, दोनों चीजें ट्राई हुई थी। शेष ने दिमाग बहुत लगाया था इसमें। भाई जिस तरीके से उन्होंने टैकल करा है, और ये क्यों टैकल कर पाए, बिकॉज इन द पास्ट 2-3 मंथ उन्होंने अपने ऑफ स्टंप के गेम पे काम करा है। तो तुम रेंज ऑफ शॉट्स देखो, हरप्रीत बार को आती पहली बॉल पे वो पूरे 3 स्टंप्स एक्सपोज कर दिए थे उन्होंने, उसके बाद भी कवर्स के ऊपर से चौका मारा था। कॉन्फिडेंस देखो तुम अभी। यानसन ने शॉर्ट ऑफ लेंस बॉल ट्राई करी अक्रॉस हिज बॉडी, तो उन्होंने वो स्टीयर करके बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से चौके निकाले उस एंगल पे। अर्शदीप सिंह ने डेथ ओवर्स में भी ट्राई करा था स्लोअर बाउंसर, उसको भी उन्होंने ऊपर से स्लैश करके निकाला वहाँ पे। ऑस्टम के गेम उनका जो दोबारा रिवाइवल आया है, जो उनके शॉट्स की रेंज बढ़ी है इन फ्रंट ऑफ द विकेट एंड बैक ऑफ द विकेट एज वेल, वो उनको बहुत बेनिफिट कर रहा है भाई। दैट्स सो नाइस टू सी, क्योंकि ये सेम चीज मतलब उन्हें T20s में करके दिखा रहे हैं, बट ये इंडिया के लिए इट इज गोइंग टू पे डिविडेंड्स। हम लोग ओडीआईस की बात करें या फिर अपकमिंग टेस्ट सीरीज की बात करें, जो ऑफ स्टंप पे उनका गेम बहुत, भाई ऑफ स्टंप का गेम बहुत जरूरी है, बहुत लिमिट हो गया था। अभी हमने टेस्ट सीरीज में पूरा देखते हुए आए हैं, वो वापस रिवाइव हो रहा है, एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने इस चीज पे काम करा पूरा। अगले 4 ओवर में 26 रन ही आते हैं, लेकिन विकेट नहीं गिरता। एंड आई थिंक पॉइंट वही था कि बहुत स्मूथ सेलिंग हो गई थी यहाँ पे पर्टिकल ने अब डोमिनेट करना शुरू कर दिया था, एंड कोहली ने पूरी बैक सीट ले ली थी। आई थिंक थोड़ा कुछ ज्यादा ही बैक सीट ले ली थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब 112-13 की स्ट्राइक रेट हो गई थी उनकी, 43 बॉल से 50 आती है। आई थिंक कोहली पर्टिकल ऑन द अदर हैंड चलते चलते वो 200 की स्ट्राइक रेट से खेलने लग गए थे एक टाइम पे, तो था कि क्या 90-100 हो सकती है, आउटसाइड चांस है क्या। आई थिंक उसके चलते ही कोहली दूसरे एंड से इतना ज्यादा स्लो हो गए थे कि धीरे धीरे लग रहा था कि अरे भाई आपको भी तो मारना है रन। हाँ मतलब आई थिंक ही गॉट टू कंफर्टेबल, बट आजकल कोहली इतने ज़्यादा स्मार्टली इनिंग्स को पेस करते हैं ना, एंड आता है फिर से स्ट्राइक रेट 135-140 की हो गई थी। उसमें भी हालांकि मैं कहूँगा कि इतना लेट गेम जाना नहीं चाहिए था, नेट टू नेट को आपने थोड़ा मिस करा है, बट रिगार्डेस है 10 से 15 ओवर के बीच में देखो, चहल, हरप्रीत ब्रार,
मार्को यानसन सबको ट्राई करा जाता है, ऐसा नहीं है। और इन लोगों ने ऐसा भी नहीं कि बहुत बुरी बॉलिंग करी है सच, बिकॉज रन्स भी देखो 10 से 15 ओवर के बीच में 34 रन ही आते हैं, हाँ। दैट्स लेस देन 7 रन्स एन ओवर। या तो ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत पिटाई हो रही है किसी की, सब बहुत टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं लग रहा कि विकेट लेके चला जाएगा। विराट कोहली के रहने से ना वो एश्योरेंस रहती है। मतलब ये जो एंड में आते आते बॉलिंग करी है श्रेयस अय्यर ने, श्रेयस अय्यर की कप्तानी के अंडर, वो तो मुझे लगता है आखिरी के 5 ओवर में तो गेम गिव अप कर दिया था उन्होंने। और मतलब आई डोंट गेट इट क्यों करा, क्योंकि इस हफ्ते में हमने लगातार क्लोज मैचेस देखे जहां पे टीम्स ने बॉटल भी करा है, श्रेयस अय्यर ने खुद केकेआर अगेंस्ट क्लोज मैच जो करके दिखाया है। मतलब इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू सी कि नेहल वडीरा जैसे लोग भी भाई आप कर लो जाके बॉलिंग उनके सामने। आखिरी 5 ओवर में पहला ओवर डालते हैं अर्शदीप, और उसमें वो 10 से ज़्यादा रन दे देते हैं, बिकॉज एक शॉर्ट बाउंसर ट्राई करते हैं अक्रॉस विराट कोहली, उसको स्टीयर कर देते हैं ऊपर से, चौका निकल जाता है। उसके बाद बॉलिंग करने के लिए आते हैं युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार और फिर नेहल वडेरा, और इतने आराम से सिंगल निकले कि पूछो मत। अब वहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म ये रहेगा कि रजत पाटीदार एक्चुअली में आउट क्यों हुए हैं, क्योंकि वो नेट रन रेट के चक्कर में आउट हुए हैं, बढ़ाने के स्ट्रोक्स होते हैं एरियल शॉट। विराट कोहली ने तो कसम खा रखी थी भाई कि हम एरियल शॉट मारूंगे ही अच्छा, नहीं। मैंने ये शूट करने से जस्ट पहले वीरेंद्र सहवाग का देखा, जब वो गौरव कपूर से बात कर रहे थे, आई थिंक रिग्बजी था शायद वो, उस पर वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जब आपकी टीम एक ऐसे मैच आई होती है जहाँ पे आप 100 रन भी नहीं बना पाए, जो कि इनका पिछला मैच था पंजाब के अगेंस्ट, तो उसके बाद कोई भी बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी होगा वो नेट के बारे में नहीं सोचेगा, वो ये सोचेगा कि भाई मुझे कैसे भी करके बस ये गेम खत्म करके आता हूँ। व्हाइल आई गेट इट, एट द सेम टाइम भाई अगर आपने 15 ओवर तक 122 रन बना दिए थे तो यू नीडेड अराउंड 30 रन। मॉडर्न अप्रोच में ये चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। हाँ, मतलब 35 रन अगर आपको चाहिए थे तो आप रिस्क ले सकते थे, जल्दी खत्म कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आई टोटली गेट इट, विराट कोहली ने जो करा है, एंड इसी के चलते वो ऑरेंज कैप की रेस में वापस आ गए हैं भाई, थर्ड हो गए। तो लगातार वो इनिंग्स उनकी आती रहती है, एंड उसके चलते हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने अगेन एक मैच खत्म करके दिया। ये जो हम नेट पिक करके निकाल भी रहे ना, इट कैन नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द वे ही स्क्रिप्टेड द इनिंग्स। वो बहुत ही तगड़ी थी। मतलब आई पर्सनली थिंक देवदत्त पट्टिकल को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, जो कि विराट कोहली ने खुद भी कहा। आई डोंट थिंक उनको मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था वहाँ पर, बट कैन नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द इनिंग्स। मतलब द रोल क्लैरिटी इज क्वाइट क्लियर अंडर रजत पाटीदार कैप्टेंसी। उन्होंने खुद भी बोला कि मेरा रोल ही ऐसा है कि पाटीदार मेरा राउंड खेलेगा, सॉल्ट मेरा राउंड खेलेगा, पट्टिकल मेरा राउंड खेलेगा। खुद कितना अश्योर्ड लग रहे हैं अभी यार। एग्जैक्टली, एक भी ऐसा चांस नहीं था जहाँ पे लगा कि आउट हो जाएंगे अभी, कि सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में जब खेले तो लगता था कि हर बॉल पे आउट होने वाले, यहाँ पे तो लगता है कि तुम कुछ भी कर लो आउट कर ही नहीं सकते हो। तो वो जो ड्रास्टिक चेंज आया ना, वो इट्स लवली टू सी, एंड इट हैज ओपन्ड द टॉप 4 वेरी वाइडली। पंजाब, आई थिंक आरसीबी और एलएसजी, ये सारे जो टीम्स हैं उन्होंने 3 मैचेस हारे और 4 जीते या 5 जीते, समथिंग ऑन दैट सॉर्ट। तो सबके ऊपर वो नेट का इशू आएगा, विच इज व्हाई आई थिंक आरसीबी को तो नेट पे काम करना चाहिए। प्लस आरसीबी और पंजाब का जो लास्ट मैच था उसके बाद जो पंजाब ने ट्रोलिंग करी थी, हाँ वो बता दो जल्दी से। तो आरसीबी ने क्या करा भाई, पहली बात तो वो जो डांस करा था इन लोगों ने, उस पर तो ऑब्वियसली कमेंट्स पे भी काफी गालियां पड़ी थी उन लोगों को, बट यहाँ पे आरसीबी ट्वीट करती एवरी मास्टरपीस हैज अ कॉपी स्टिक टू द ओरिजिनल। अरे पहले ये करा, उसके बाद 2014 में सलमान भाई ने एक ट्वीट करा था कि जिंटास टीम 1 क्या, ऐसे करके। आई डोंट नो फॉर सम रीजन मैं उनकी आवाज में ये चीज सुन पाता हूँ अपने दिमाग में, ये जिंटास टीम 1 क्या, ऐसे कुछ करके। एंड वो कहते हैं सॉरी भाई नॉट टुडे। एंड देन फाइनली 2021 में पंजाब ने जब यूएई में आरसीबी को हराया था, तो उनने आरसीबी के एक ड्रेसिंग रूम की फोटो डाली थी, एंड सब लोग शांत बैठे हुए थे वहाँ पे, और वो लिखते हैं शांति ही शांति है यहाँ पे। और उसके बाद कोहली ने अगले मैच में उनको हरा के ऐसे अपनी जो भी उनकी वीडियो होती है ड्रेसिंग रूम की, उसमें कहा भी था कि टुडे इज अ वेरी शांति वाला दिन आज, बहुत ज्यादा ऐसे करके। पर आज इनने वापस ट्वीट करा, ड्यूरिंग द मैच फुल इंटेंसिटी, पोस्ट मैच शांति ही शांति। भाई ये केकेआर ने क्यों ट्रोल करा यार? मुझे भी यही लग रहा था भाई कि आपको करना चाहिए था। अगर पंजाब, देखते हैं अभी जो अगले हफ्ते वाला मैच होने वाला है, अगर केकेआर पुल ऑफ कर लेती है यहाँ पे पंजाब के अगेंस्ट, तो देखते हैं केकेआर कुछ ट्रोल करती है। पिछले 10 साल में इनके जितने वो हैं प्लेऑफ अपीयरेंसेस, उससे ज्यादा हमारे टाइटल हैं। हाँ या तब भी चलो देखते हैं भाई। खैर आरसीबी ने अच्छा करा है, वैसे बनता था। हाँ भाई करता था बिल्कुल थोड़ा, हालांकि आरसीबी खुद ट्रॉफीलेस है, बट ठीक है। एक ट्रॉफीलेस टीम को दूसरी ट्रॉफीलेस टीम को याद दिला देना चाहिए कि वो कहाँ बिलोंग करते हैं। एल क्लासिको पे चलते हैं अब। हाँ भाई, एल क्लासिको की बातें करी जाए। बेल्टर ऑफ अ विकेट, एमआई वर्सेस आरसीबी का जो मैच हुआ था, हाई स्कोरिंग, ये वही पिच पे मैच खेला जाने वाला था। मास्टर स्ट्रोक बाय मुंबई इंडियंस, बिकॉज चेन्नई जैसी रॉटन आउटडेटेड बैटिंग लाइनअप को आप इसी गेम पे आउटपेस कर सकते हो। हमने बात भी कही थी प्रीव्यू में कि अच्छा यही होगा कि आप एक बैटिंग विकेट दो यहाँ पे।
अगर हम लोग टीम्स की बातें करें तो अश्विनी वापस आ गए थे फॉर मुंबई इंडियंस क्योंकि कर्ण शर्मा की ऑफकोर्स इंजरी चल रही है। या चेन्नई ने भाई एक तो कंबोज को नहीं लाते, वहाँ पे अश्विन को लेके आते हैं एंड काफी लोग का सवाल उठा एंड राइटफुली सो, बट आई वुड स्टिल से कि अश्विन ने अपना काम पूरा Did करके his दे job, दिया yeah. वहाँ पे। एंड सेकंड भाई आयुष मात्रे आप राहुल त्रिपाठी की जगह पे आ जाते हैं, हाँ। बिग कॉल एंड पेड ऑफ रियली वेल। मतलब चेन्नई के दोनों चेंजेस काफी अच्छी तरीके से पे ऑफ कर मतलब ये त्रिपाठी का तो मुझे समझ में नहीं आता भाई, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। एट द सेम टाइम वही बात है कि आप एक प्लेयर को लेके आए और उनने इस तरीके से बैटिंग कर दी कि आप चाहोगे कि अब थ्रू आउट द सीजन बैटिंग करे आपके लिए। भाई चलो अब बातें करते हैं। अकेला ऐसा बंदा था जिसमें थोड़ा जिगरा दिख रहा था। आई थिंक एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट था कि डेवॉल्ट ब्रेविस को क्यों नहीं रखा इन्होंने टीम में। हाँ तो मेरे हिसाब से तो गोइंग फॉरवर्ड इनको ओवरटन को हटाकर डेवॉल्ट ब्रेविस को लेके आए एंड विजय शंकर को हटा के अंशुल कंबोज को ले आप चाहो या तो उससे थोड़ा सा आपका फॉरेन वाला कोटा भी अगर आपको ऐसे ही रखना तो सेटल रहेगा, और वन बैटर फॉर बैटर एंड बॉलर फॉर बॉलर चेंज भी हो जाएगा। ये आई थिंक क्योंकि यार डेवॉल्ट ब्रेविस मुंबई से खेले हुए हैं यहाँ पर एंड एक्सप्लोजिविटी की जरूरत है। मतलब वंस अगेन दिस गेम प्रूव्ड क्या लैक करती है चेन्नई। एंड अभी हमने आरआर की बातें करी थी, अभी वो कंपटीशन चालू करते हैं कि सबसे अभी बुरी टीम कौन सी चल रही है। पावर प्ले में 48 रन आते हैं एक विकेट के लॉस पे। जिस पिच पे 220 एवरेज होए वहां पे आप 8 रन की इकोनॉमी से पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हो। और मेरा जो बुद्धि खराब हुई थी वो इस चीज पे हुई थी यार कि पहले 3 ओवर में 17 बॉलों में कोई चौका ही नहीं था, छक्के तो छोड़ चौका भी नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आधा पावर प्ले निकल गया भाई। सीएसके से यही होती है कि भाई आप होप भी नहीं देते हो हाँ कि शायद टीम जीत सकती है इस मैच में। आते ही इतना बड़ा गेम, ब्लॉकबस्टर मैच, एंड उसकी इतनी गंदी शुरुआत कि आपको पहले के 2-3 ओवर में ही पता चल गया रेड टीम से नहीं होने वाला। नहीं, और पता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बहुत टॉप टियर बॉलिंग हो रही है कि सांस लेने का टाइम नहीं दे रहे। दीपक चहर भी स्विंग कराने के लिए बॉल को मुंह के नीचे पिच करके दे रहे थे। और रचिन रविंद्रन, शेख रशीद साहब जो है वो हमारे कवर ड्राइव मार रहे हैं, हाथों में दे रहे कवर्स के डाउन द ग्राउंड। यार आज की डेट में स्टिकी विकेट के ऊपर भी बैटर्स ऑन द राइज लॉफ्ट करने का ट्राई करते हैं कवर्स के ऊपर से, बिकॉज गेम की डिमांड ऐसी है। आप पाटा विकेट पे जहाँ पे शीशे की तरह बॉल आ रही है वहां पे मुंह के नीचे की बॉल को, ऑन द राइज भी नहीं, मुंह के नीचे की बॉल को कवर्स के हाथों में ड्राइव मार रहे हो। हाँ, अब तक मुझे ना कंटिन्यूसली 3-4 बॉलों तक आप करते जा रहे हो, एक भी बॉल पे आप में इतनी गट्स नहीं है, इतने करेज नहीं है कि आप टपाने का तो ट्राई करो, छक्का तो छोड़, टपा ही दो कम से कम। प्लस मतलब मुझे अभी तक ऐसा लग रहा था कि हमें सीएसके की मैनेजमेंट को कॉल आउट करना पड़ेगा फॉर द वे रचिन रविंद्र हैज बीन प्लेइंग, क्योंकि लास्ट सीजन वो एक एक्सप्लोसिव बैट्समैन दिख रहे थे, आज के टाइम पे वो एकदम ही ओडीआई प्लेयर लग रहे हैं। बट अब तो मतलब आज की जैसी बॉलों पे उन्होंने डिफेंड करके या फिर जो भी कवर्स को हाथों में दे रहे थे, यू हैव टू क्वेश्चन हिज एबिलिटी ऑल्सो कि भाई आधा सीजन हो चुका है एंड लास्ट सीजन वाला रचिन रविंद्र अब आस पास भी नहीं दिख रहा। आई डोंट थिंक कि कोई उनको ऐसा बोल रहा होगा कि नहीं भाई कवर्स की आप हाथों में दे दो उनकी बॉलें। तो कुछ ना कुछ एक डायनामिक बैट्समैन वो है भी, उल्टे सीधे शॉट वो भी लगा सकते हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि रचिन रविंद्र बार बार इतनी ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं डे इन डे आउट, हर बार यही हो रहा है। और शेख रशीद तो भाई अपना दूसरा आईपीएल का मैच खेले तो मैं बोलूंगा नहीं। सेम एग्जैक्टली, सिर्फ इसलिए ही नहीं बोलूंगा मैं, ही इज जस्ट 20 years old। अगर भाई कहीं 10-15 मैचेस खेल रखे होते, एक सीजन खेल रखा होता ना, आज जो उन्होंने बैटिंग करी है, मतलब केएल कायदा के बाद 2.2 यही था। 9/11 था भाई आज, वी विटनेस 9/11। आई थिंक ऐसी चीजें बोलनी नहीं चाहिए वैसे तो। अरे भाई इतना आई डोंट, इंडिया में कौन इतना बोलेगा। नहीं, एल्गोरिथम के लिए। अच्छा ओके, 9/11 का थोड़ी कुछ होता है भाई। पता नहीं भाई मुझे, खैर छोड़ो, और बोल दो, दोबारा बोल दो। जो ठीक है, रिगार्डलेस। अब अगर हम यहाँ पे बातें करें तो कैसे कायदा वायदा हुआ है यहाँ पे। यार जब आपने 3 ओवर निकाल दिए, उसके बाद रचिन रविंद्र जो है एक ब्लाइंड स्लॉग अगेंस्ट द लाइन जो है अश्विनी कुमार को मारने जाते हैं, गेट्स द एज, एंड आयुष मात्रे की एंट्री होती है। इस मैच में 250 आई हैं, दुबे और जडेजा की, लेकिन सिर्फ एक बंदे ने अच्छी बैटिंग करके दी है और वो है आयुष मात्रे। ये फैक्ट है। अकेला ऐसा बच्चा था वो 17 साल का जिसमें इतना जिगरा दिख रहा था कि मैं टीम को उन्हीं के प्लान पे अटैक करके दिखाऊंगा, जहां शॉर्ट ऑफ बॉल मिल रही है आई एम विलिंग टू वेट बैक ऑन माई बैक फुट एंड हिट देम ओवर कवर्स, हिट देम ओवर मिड विकेट। शेख रशीद तो हाथों में शॉट दे रहे हैं यार। मतलब अल्टीमेटली इनके पावर प्ले का जो स्कोर था 48 for 1, जैसा स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मुझे लगा था भाई ये लोग ठीक खेल गए अल्टीमेटली पावर प्ले, क्योंकि आयुष मात्रे ने हिटिंग करनी स्टार्ट करी और उसके चलते हुए 48 रन बन पाए। वरना शेख रशीद ने, रचिन रविंद्र ने पूरा ट्राई करा कि भाई ये 30 या फिर 20 में ही रुकने चाहिए,
पावर प्ले का स्कोर एक्चुअली में। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा मुझे, तो मेरा तो मन काइंड ऑफ वहीं से उठ चुका था। हाँ। इंटरेस्टिंग पार्ट अब हार्दिक पांड्या किया, उन्होंने बुमराह से बॉलिंग ही नहीं कराई पावर प्ले में, या और बोल्ट से सिर्फ एक ओवर कराया था, सैंडर को भी लिया पावर प्ले में यहाँ तक कि। इसके पीछे का भी रीज़न आई जेन्युइनली बिलीव वही था कि 2 अनकैप्ड इंडियंस बैटिंग कर रहे हैं अभी, इनके ऊपर आप अभी जो हमारे वीकर बॉलर्स हैं उनको ओवर जल्दी से निपटाओ, एंड बुमराह के लिए हम सेव करके रखते हैं फॉर द लास्ट 10 ओवर्स। इसमें अगर ये थोड़ा लंबा खेल भी जाएंगे तो हमारा भला ही है, कुछ बुरा नहीं हो रहा। ऑल्दो आयुष माथुर ने पूरा ट्राई करा उस चीज़ को नलिफाई करने का। अब इसके चलते हुए मास्टर स्ट्रोक भाई बहुत चालाक है हार्दिक पांड्या इन अ गुड सेंस। फायदा क्या हुआ, दीपक चेहर नाउ गेट्स टू बोल अ 4th कंसेक्यूटिव ओवर, एंड उसी में वो स्लोअर बाउंसर पे आयुष माथुर को आउट कर देते हैं। और जब फिर आप देख रहे हो रविंद्र जडेजा बैटिंग करने के लिए नंबर 4 पे, तो आप समझ जाओ कि आप जो है विकेट लेने की जरूरत भी नहीं है, लंबी बैटिंग कराओ इनको। एंड अपेरेंटली दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कंसिस्टेंटली सी गोइंग फॉरवर्ड कि जडेजा ही नंबर 4 पे बैटिंग करने वाले हैं, मतलब क्योंकि उनसे नीचे बैटिंग नहीं हो पा रही। भाई मतलब आपने इतना तोड़ रखा है ना अपना गेम स्टाइल, जडेजा क्योंकि उनसे नीचे बैटिंग नहीं हो पा रही है इसलिए वो ऊपर आ जाएंगे, जो कि सेम चीज़ उन्हें ऊपर भी करनी है। तो गेम तो आपका अल्टीमेटली वैसा ही होना है, स्कोर आपका अल्टीमेटली उतना कम ही होना है। इट्स जस्ट कि आपने जडेजा को अच्छा ठीक है आप थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाओ। सीएसके का बैटिंग लाइनअप इतना ज़्यादा मेस्ड अप है इस टाइम पे कि जेन्युइनली इतनी मीडियोकर टीम लगती है बैटिंग करते हुए कि कोई होप ही नहीं है इन लोगों से। 10 से 15 ओवर के बीच में सिर्फ 47 रन आते हैं, और इसमें भी बहुत बड़ा जो क्रेडिट जाएगा वो जाएगा ट्रेंट बोल्ट को, जो उन्होंने 2 ओवर डाले थे। आज आई थिंक वंस अगेन जैसे मैंने हेजलवुड के लिए बातें कही थी, ही वाज ट्राइंग टू बोल 2 फुल, दिन नहीं था। तो दुबे और जडेजा जो कि स्ट्रगल कर रहे थे उनको भी काफ़ी हेल्प मिल गई जब मुंह के नीचे बॉलें मिल रही थी। तो वरना ऑफ द विकेट थोड़ा परचेज मिलता, अगर शॉर्ट लेन डालते तो बेटर मेरे ख्याल से तो रहते। अपार्ट फ्रॉम बोल्ट, हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उस फेज में। विल जैक्स ने एक बड़ा अच्छा ओवर निकाला है। हार्दिक पांड्या का वंस अगेन यार जो हमने ट्रेडमार्क देखा, वानखेड़े के सारे मैचेस एनालाइज करके देखो इस सीजन के, ऑफ कोर्स पिच से इतना परचेज नहीं मिलता है, तो हार्दिक पांड्या को ये चीज़ रियलाइज होती है हमेशा, एंड नाउ ही नोस कि पिच से हेल्प नहीं मिलेगी तो मुझे अपने हाथों से ही खेल कराना है। तो 1 डिलीवरी विल बी 140 क्लिक्स, एक होगी 125 की। इतना वैरायटी ऑफ पेस अगर लेके आ रहे हो, कटर्स ला रहे हो, बॉल थोड़ा ग्रिप कर रही है, हार्दिक पांड्या नोज हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ एनी पिच दैट इज आउट देयर। उनका जो वो एवोल्यूशन रहा है एज अ स्मार्ट T20 बॉलर, आई थिंक डेथ ओवर्स में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं अभी भी वो, लेकिन मिडिल फेज में तो ही हैज बीन रियली गुड। देयर इज अ रीजन व्हाई पर्पल कैप की लिस्ट में है। मतलब एक टाइम पे उनको एक एज अ बैटिंग ऑलराउंडर कंसीडर करा जाता था कि भाई अच्छा बॉलिंग से भी आप 1-2 ओवर डलवा सकते हो इनसे, बट आज के टाइम पे तो मतलब ही हैज़ द कैपेबिलिटी कि अगर आपको करवाना है तो 4 ओवर डलवा सकते हो आप उनसे, इजीली डलवा सकते हो। एंड आखिरी 5 ओवर की बातें करते हैं। अब यहाँ पे 59 रन आते हैं फाइनली, एंड देखो अब यहाँ पे अश्विनी का भी मैं कहूँगा थोड़े से अंडर कुक दिखे अभी। 16th ओवर डालने के लिए आते हैं, काफ़ी फुल टॉस से फेंकते हैं वो। दुबे को जो कि स्ट्रगल कर रहे थे एकदम से एक लीज ऑफ लाइफ मिल जाती है, 2-3 छक्के उन्होंने लगाए फुल टॉसों पे, एंड वहाँ से उनका रिदम वापस आ गया, काइंड ऑफ आर्ग्यू कर सकते हो। बुमराह ने ऑल्दो वहाँ से चीज़ें दोबारा पकड़ी। बुमराह भी एक बहुत सर्टेन प्लान के साथ हमें देख रहा था, उनका टैक्टिकल अगर हम एनालिसिस करें, उन्होंने 1-2 बॉलें ना डाउन द लेग साइड भी फेंकी थी फुल लेंथ की, जिसमें फ्लिक के चौके आ गए थे, बट उनका इंटेंशन क्या था कि जडेजा और दुबे जो है, क्योंकि बुमराह राउंड द विकेट बॉलिंग करने के लिए आ रहे थे, तो वो ऑफ स्टंप पे रूम बनाने के लिए विकेट से हट रहे थे दोनों। तो बुमराह की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि वो हट रहे हैं तो मैं उनको फॉलो करूँ, उनको रूम ना दूँ आउटसाइड ऑफ स्टंप, ताकि वो अपने आर्म्स फ्रीज कर दें। तो उनको फॉलो करने के चक्कर में 1-2 बॉलें टांगों पे लग गई, लेकिन द सेम थिंग गॉट शिवम दुबे आउट ऑल्सो, बिकॉज वन सेकंड शिवम दुबे रूम बनाने के लिए हटते हैं विकेट से, बुमराह उनको फॉलो करते हैं, टांगों के पास बॉलिंग करते हैं, एंड उसकी वजह से उनको स्लॉक करने का वो रिदम नहीं मिलता, रूम नहीं मिलता, एंड गिव्स अवे द बॉल टू डीप मिड विकेट। दुबे जाते हैं एंड जाते हुए अपना बैट फहराते हैं वानखेड़े स्टेडियम में। आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। 50 आपने मारी है, बट मतलब आई जेन्युइनली थिंक कि सीएसके के प्लेयर्स इतना आउटडेटेड हो चुके हैं, दुबे को तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में थे, कि उनको जेन्युइनली लग रहा है कि इनिंग्स भाई बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल एंड बहुत अच्छी इनिंग्स ये लोग खेल रहे हैं। और हम क्यों तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं भी हम बताते भी हैं। फिर धोनी बैटिंग करने के लिए आते हैं, फुल टॉस पे आउट हो जाते हैं, नंबर 6 पे आते हैं बैटिंग करने। मतलब आई थिंक नाउ वी आर डन विद प्रेजिंग हिम जस्ट फॉर कमिंग अप द ऑर्डर। मतलब ये कोई आप तो कप्तान ये बेसिक एक्सपेक्टेशन है भाई, इतना तो रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपने ऑल दो रन नहीं बनाए, उसके लिए कॉल आउट करना ज़्यादा ज़रूरी है। जडेजा कम रीचेस 50 वंस अगेन थैंक्स टू ट्रेंट बोल्ट ने एंड में आके काफ़ी हेल्प करी है, एंड जो सेलिब्रेशन जडेजा भाई साहब ने भी करा है। सैंटनर इज अ वेरी अंडररेटेड बॉलर इन दिस होल गेम। या मुझे लगता है जिस तरीके से उन्होंने वो स्लो डिलीवरी अपनी डेवलप करी है, स्टॉक डिलीवरी जो कि एक्चुअली में टर्न करती है बाहर, उस बॉल की वजह से एक अलग लेवल पे जा चुके हैं, बिकॉज उनकी अंडर कटर्स तो हमेशा से ही बड़ी स्ट्रॉन्ग रही हैं,
बट नाउ दैट ही हैज द सेकंड वेरिएशन आल्सो, बैटर्स के दिमाग में जो डाउट डालते हैं, जडेजा को नचा रखा था उन्होंने। हाँ, बट उनने जो सेलिब्रेशन करा, अगेन मैं उसी चीज़ पे आऊँगा कि भाई हमने देयर इज अ रीजन व्हाई वी सेड कि 2 लोगों ने यहाँ पे 50 मारी, बट आयुष मात्रे की वो इनिंग्स थी जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी। आपने 50 मारी, बट वो एंड डे आते आते आपने थोड़ा स्लॉक करना स्टार्ट करा, इसलिए आपकी स्ट्राइक रेट अच्छा, आप स्कोरबोर्ड पे देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ही प्लेड विद अ डिसेंट स्ट्राइक रेट। बट द प्रॉब्लम विद दिस इनिंग्स इज कि आपने इतना लेट करा कि अल्टीमेटली आपकी टीम अच्छा 170 पे पहुंच गई, एंड उसके बाद अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो थिंकिंग कि अच्छा आपने एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया है, तो आई जेन्युइनली डोंट नो कि इनका मतलब क्या हो गया भाई। ऐसे प्लेयर्स को, इतने जाने माने प्लेयर्स है T20 की रख रख से वाकिफ प्लेयर्स है, तो मुझे खुद बहुत पसंद है भाई। बट व्हाट हैज हैपेंड टू दीज गाइज कि इन लोगों को लग रहा है कि अच्छा स्कोर इनने खड़ा करा है। और हम क्यों तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो अगर लोग पूछ रहे होंगे तो धोनी ने खुद आके बोल दिया, अब तो कॉल आउट कर दिया उन्होंने मैच के बाद आके खुद कहा है कि आई थिंक हमारे बैटर्स को स्लॉक जल्दी करना शुरू करना चाहिए था, बहुत देर हो गई इस में। तो भाई 2 ही विकेट गिरे हुए थे, तब क्यों किस चीज का वेट कर रहे हो आखिरी 5 ओवर का यार, जहाँ पे 220 बनने चाहिए, और फिर खुश भी हो रहे हो कि हमने 170 बना दिए। कितना मीडियोकर वो सेटअप है भाई। जहाँ 220 बनाए थे आरसीबी ने, और वहां से हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा आपने 170 बनाई तो आप खुश हो रहे हो, मतलब यू आर एटलीस्ट 30-40 रन बिहाइंड दी अ डिसेंट टारगेट जो कि आप डिफेंड कर सकते हो, और उस पर आप खुशी भी मना रहे हो, तो दैट टेल्स यू कि कितनी मीडियोकर टीम है ये। तो यहाँ पे आरआर और सीएसके की जो बात हो रही है, कौन सी वर्स्ट टीम है, तुम्हें क्या लगता है? आई थिंक मैं वही कहूँगा, मैंने एक लाइव स्ट्रीम पे भी चीज़ बोली थी कि अगर मुझे ऑन एनी गिवन डे एक मैच जीतना है तो आई वुड पिक आरआर, क्योंकि एटलीस्ट इनके जो प्लेयर्स हैं इनको थोड़ा बहुत आइडिया है T20 का, प्लस इनके पास पावर हिटर्स हैं थोड़े जो कि ऑन देयर डे एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, एंड दैट इज वाई ये लोग बॉटल करते हैं फ्रॉम विनिंग पोजीशंस। वही ना, बॉटल करने के लिए आपको एक विनिंग पोजीशन पे होना पड़ता है। चेन्नई तो वो भी नहीं करती है। इस मैच में हमने स्टार्ट यही कहते हुए करा कि पहले 3 ओवर में पता चल गया कि आप लोगों से मैच नहीं होने वाला, तो आपने स्टार्टिंग में ही सरेंडर कर दिया, एंड दैट इज वाई आई थिंक अगर कंपटीशन होगा कि इस साल की सबसे गंदी टीम कौन सी है, आई वुड गो फॉर सीएसके। सीएसके सबसे आउटडेटेड टीम मुझे भी अभी तक वही लगती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आरआर भाई मतलब भगवान से बना, तुम चेन्नई के अगर नीचे लास्ट आ गए तो मतलब जेन्युइनली ये मतलब फिर आरआर ने दिखा दे कि भाई क्यों ये इररिलेवेंट हो गई है। एंड चेन्नई यार मतलब हाँ इजीली द मोस्ट, लाइक आरआर को हम मिड कहते हैं ना भाई, चेन्नई हैज बीन द वर्स्ट बाय फार। मतलब मिड है, ये मीडियोकर है। T20 में बुढ़ापा जो दिख रहा है ना एक्चुअली में कि एक बंदा जो है 90 साल का वो जेंजी के साथ घुलना मिलना चाह रहा है, ट्राइंग टू फिट इन, जबरदस्ती में जैकेट हुडी वुडी पहन के आ गए, स्नीकर्स पहन के आ गए, वैसी वाली बात लग रही है भाई। तो वो इम्पोस्टर क्लियरली चेन्नई है पूरे टेबल में। एंड लेट्स कम टू सेकंड इनिंग्स यार, क्योंकि अब आप देखो जरा रोहित शर्मा ने किस तरीके से बैटिंग करी है, फाइनली उत्पात की वापसी हो चुकी है। भाई रोहित शर्मा जब बैटिंग कर रहे होते ना भाई, इससे ना मजा नहीं आता देखने। मतलब रोहित शर्मा व्हेन ही इज ऑन सॉन्ग इज द मोस्ट प्लीजिंग बैट्समैन फॉर मी। ये मैंने भी बोला है कि मुझे मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे देखने किसी बैट्समैन को अगर आता है, इट इज़ नॉट इवन कोहली, जबकि मेरा फेवरेट प्लेयर कोहली है, बट व्हेन रोहित शर्मा इज ऑन सॉन्ग इतनी एफर्टलेस बैटिंग होती है वो उनकी। और मतलब हमने अगर हम लोग सिर्फ छक्कों की बात करें तो जब वो इससे पहले कुछ मैचेस में फॉर्म नहीं था तो भी उनने पुल के जो छक्के मारे थे, इट वाज लाइक कि ये बंदा कैसे कर सकता है, इतनी एफर्टलेसली कैसे मार सकता है भाई। अब रोहित शर्मा का चलने का देखो डिफरेंस यही होता है ना, खलील अहमद ने, ये मैंने लाइव स्ट्रीम भी बोला था, पूरे सीजन शॉर्ट ऑफ लेंथ का टप्पा पकड़ के रखा हुआ था, पर्पल कैप की लिस्ट में थे। एंड खलील अहमद का रिकॉर्ड अगेंस्ट रोहित शर्मा इज ग्रेट। एक बाउंसर आ गई थी, उस पर छक्का मारा रोहित शर्मा ने। उसके बाद से जो पूरी लाइन और लेंथ हिली है खलील अहमद की, वो इतना ह्यूमिलिएटिंग छक्का मारते हैं रोहित शर्मा एफर्टलेसली कि नेचुरली बॉलर का रिएक्शन होता है मैं अगली बॉल ऊपर पिच करूंगा। वो ओवर पिच हो गई तो फिर कवर्स के ड्राइव का चौका मार दिया एक। उसके बाद से खलील अहमद से बॉलिंग ही नहीं हुई भाई, 2 ओवर के बाद से बॉलिंग ही नहीं कराई उनसे। इतने एक्सपेंसिव भी रहे वो। एक बंदा था जिसने आज आउट ऑफ ऑल दी ऑड्स एक ऐसी इनिंग जहाँ पे ऑलमोस्ट 12 रन पर ओवर के रन रेट से खेला मुंबई ने, अश्विन ने जो बॉलिंग करके दिखाई है स्टेलर। मतलब ये ओजी अश्विन का, जो विंटेज अश्विन का जो हम पावर प्ले परफॉर्मेंस देखते थे ना, ये वो थी आज। विकेट नहीं मिला उनको, जैसे नूर अहमद को एक मैच में विकेट नहीं मिला था, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी थी। 4 ओवर में से 25 रन दिए उन्होंने, 6 की इकोनॉमी। इस विकेट पे जहाँ पे इतने रन गए, पहले ओवर में से 2 रन दिए थे पावर प्ले के अंदर, दी ओनली गए 2 ओवर में 8 रन दिए पावर प्ले में उन्होंने, और पूरे टीम के वहाँ पे 62 रन है मुंबई इंडियंस के। The only guy who performed for CSK with the ball was रविचंद्रन अश्विन। मतलब आज काफी लोग ये बोल रहे थे ना कि आज ओजीज का दिन था, क्योंकि विराट कोहली ने परफॉर्म करा, फाइनली रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आई। अश्विन को बीच में काफी ज्यादा हेटेड मिली थी फ्रॉम CSK फैंस आल्सो, क्योंकि उनके चैनल पे वो सब कंट्रोवर्सीज चल रही थी।
बट आके उनने इस पिच पे जो परफॉर्मेंस डिलीवर करी है, आई थिंक अगेन ये बहुत अंडर द रेडार जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने परफॉर्म कर दिया इतना तगड़ा, क्योंकि हमें इतनी ह्यूमिलिएटिंग मतलब ह्यूमिलिएट कराए जेन्युइनली सीएसके को इस बार। एंड सीएसके के बॉलर्स इतनी ज़्यादा इकोनॉमी से पिटे हैं, वहाँ पे धोनी भी हैं, इसके अंदर ही अंदर लोग भूल जाएंगे कि अश्विन ने कैसे टाइप की परफॉर्मेंस यहाँ पे दी थी। 100%। और अब मैं यहाँ पे धोनी की कप्तानी पे भी एक चीज़ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जेन्युइन एक क्वेश्चन था मेरा कि 10th ओवर तक 93 for 1 हो चुकी थी मुंबई इंडियंस। नूर अहमद और पति राणा इजीली आई थिंक सब अग्री करेंगे हम लोग कि उनके सबसे बड़े एक्स फैक्टर्स हैं टीम के, जो मिस्ट्री एलिमेंट है उनका। जब आपको पता चेस आपके हाथ से निकल रही है, आप नूर अहमद को 10th ओवर में लेके आते हो और पति राणा को 14th ओवर में लेके आते हो, व्हाट वाज द सेंस बिहाइंड इट? मुझे पर्सनली समझ में नहीं आया। हाँ, मतलब क्या ये वही था कि गेम को डीप लेके सब लोग जानते हैं कि वो डीप ले जाते हैं गेम एज अ बैटर। ये हमने बोला ना, इस साल आईपीएल में कई सारे कैप्टन ये चीज रियलाइज करी है कि T20 का गेम इतना फास्ट हो चुका है कि आप डीप लेके जा नहीं सकते हो। आपकी आंखों के सामने 2 ओवर में गेम पलट जाएगा और हाथों से निकल जाएगा, इस टू द पॉइंट कि आप वापस ला नहीं पाओगे। तो ऐसे में जब भी लग रहा होता है कि चेज हाथ से निकल रही है, तो जो टीम बॉलिंग कर रही होती है वो तुरंत की तुरंत अपने डेथ ओवर्स को प्रीपोन कर देती है। ये हमने गिल को भी करते हुए देखा था, जो कि एक रिलेटिवली नए कप्तान। गिल को, पंत को, एक बार एक मैच में हमने रियान पराग तक को देखा ये करते हुए। सारे नए कप्तान कर रहे हैं, जो न्यू एज मॉडर्न T20 उसको ऐसे ही खेला जा रहा है। रोहित शर्मा ने बहुत बार कर रखा है भाई ये चीज। तो यहाँ पे मुझे लगा कि आप क्या सोच रहे थे बीच में अश्विन जडेजा से कंसिस्टेंटली बॉलिंग करा के? जडेजा की तो पिटाई हुई है। द पॉइंट वाज नूर अहमद और पति राणा जब तक बॉलिंग करने के लिए तब तक मुंबई पे कोई प्रेशर था ही नहीं, गेम ही खत्म था। या तो फिर इनकी भी पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, यहाँ पे स्काई की बातें करते हैं भाई, जिस तरीके से स्पिनर्स को डोमिनेट करा है रोहित और स्काई ने, एक बहुत बड़ा टैक्टिकल लेसन यहाँ पे रहेगा, स्पेशली रिस्क स्पिनर्स को डोमिनेट करने के लिए। इनके आप स्वीप की वो देखो, सक्सेस रेट देखो। स्काई ने तो छक्के मारे भाई फाइनल के ऊपर से स्वीप के स्पिनर्स को, और रोहित शर्मा ने भी जडेजा को अगेंस्ट द टर्न बैठ के स्लॉग स्वीप के छक्के मारे मिड विकेट के ऊपर से। आज स्वीप कर करके इन्होंने जो मिडिल ओवर्स में रन बनाए स्पिनर्स को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया। आई थिंक इस सीजन की अभी तक की मुझे स्काई की बेस्ट इनिंग्स लगी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने अच्छे टच में लग रहे थे वो, फ्लॉलेस। मतलब 200 प्लस की स्ट्राइक रेट बड़े आराम से। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं था उनके ऊपर, बट जिस तरीके की उन्होंने बैटिंग करी है, इतने आराम से टारगेट, मतलब द रीजन व्हाई दिस टारगेट वाज अचीव्ड विदिन 16 ओवर्स इज बिकॉज ऑफ सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा तो चल ही रहे थे एक तरफ से, बट दूसरी तरफ से कोई बंदा जल्दी चेस करवा दिया हुआ था, वो सूर्य कुमार यादव ने करवाया। ऑल इन ऑल अ वेरी ह्यूमिलेटिंग डिफीट यार, पूरा रिवेंज लिया। एंड मैन ऑफ द मैच मिलता है हमारे रोहित शर्मा को, उत्पात मेकर को। क्या कहोगे? उसमें भी लोग कहेंगे विराट कोहली फैंस के, अच्छा वहां पर्टिकुलर बोलो तो यहाँ भी स्काई बोलो। मतलब आई थिंक स्काई को मिलता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट पॉइंट वही है कि भाई अगर रोहित ने अपने बलबूते पे भी गेम खत्म कर ही दिया। मतलब वो पावर प्ले में अगर आपका एक भी विकेट नहीं गिरा, आपने 10 रन पर ओवर के हिसाब से चल रहे हो, तो ऑलरेडी गेम खत्म हो चुका है। पहले 10 ओवर तक तो रोहित ही डोमिनेट कर रहे थे। एग्जैक्टली। उसके बाद से जब नूर अहमद वगैरह हैं, तब से तो स्काई ने फिर एक लेवल पे गेम लेके चले गए। हाँ, मतलब बहुत बहुत क्लियर। आई थिंक अगर आप अपना बायस हटा दो एक बार, तो बहुत क्लियर डिफरेंस था, डे लाइट डिफरेंस था प्रॉपर बिटवीन द इनिंग्स दैट रोहित शर्मा प्लेड, between the partnership of रोहित शर्मा and सूर्य कुमार यादव and the partnership of देवदत्त पडिक्कल and विराट कोहली। तो बहुत आराम से आई थिंक सूर्य को मिलता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर, बट रोहित शर्मा को मिला तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ट्रेंड जा रहा है अपवर्ड। अब तो भाई, अब तो क्या अच्छी खासी इनिंग्स खेल दी उनने, तो अब तो क्या अगले मैच में 80 बनेंगे? मतलब देखते हैं अब क्या होता है। आई स्टिल थिंक, भाई अगेन ये ऐसा पॉइंट बोल दिया जहाँ पे अब हेटेड आ सकती है मेरे पे। क्या? आई डोंट सी हिम कंसिस्टेंटली स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स दिस सीजन। नहीं तो वो तो है ही ना। अभी एक मैच के बाद तो जो भी रोहित फैंस को उछलना नहीं चाहिए। अभी बी हैप्पी, बहुत खुशी मनाओ कि उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। पर जमीन पे अभी होप करो, प्रे करो कि इंग्लैंड का टूर आ रहा है, आने वाले मैचेस में कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते जाएं। होपफुली बहुत अच्छा सीजन जाए उनका यहाँ से। बट ये नहीं कि एक मैच के बाद गुफा से निकल आए सब। हाँ, अभी रुक जाओ, अभी जिंक्स मत करो, अभी थम जाओ सब लोग। ऑल ऑन अ ग्रेट इनिंग्स बाय स्काई एंड रोहित शर्मा। एंड मुंबई में अगर रोहित भी क्लिक करने लग गए, ऑलरेडी स्टार स्टडेड लाइनअप है इनकी, भाई रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुंबई इज बैक इन दैट रेस, अब आराम से टॉप 4 के लिए वो जनरली क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड ये सबसे स्कैरी मुंबई इंडियंस होती है, जब वो स्टार्टिंग के मैचेस हारी होती हैं, देन दे स्टार्ट मेकिंग अ कमबैक। हमने कहा था कि हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में देखा था, हार्दिक की कप्तानी में अभी तक नहीं देखा है, बट अब धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लिक हो रही हैं, सारे प्लेयर्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, अगर रोहित शर्मा परफॉर्म करना स्टार्ट करते तो एक जो इनकी प्रॉब्लम थी कि ऊपर के बैटर्स नहीं चल रहे, भाई दे आर हेयर टू डिस्ट्रॉय एवरीवन। खैर, अब हम लोग बातें करते हैं जरा हमारे जो 2 प्रीव्यूज आने वाले हैं। सबसे पहले आज जो मैच होगा कोलकाता और गुजरात का, इसकी बातें करते हैं भाई। नैरेटिव की अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें,
गुजरात तो कमिंग एज टेबल टॉपर्स एंड easily the smartest, the most self-aware, the most tactically astute team in this IPL. कोई सवाल ही नहीं आराम उठता. आई से, थिंक बाय yeah. फार सबसे ज्यादा स्मार्ट टीम लगी मुझे ये. केकेआर ऑन द अदर हैंड, मैंने लाइव स्ट्रीम में कहा था केकेआर मेरे लिए भी पाकिस्तान है. ओके कि जिस दिन आएंगे अपनी पे तो उस दिन तो भाई तुम हेवन 11 भी लेके आ जाओ, भगवानों की 11 बना दो, उसकी भी ऐसी पिटाई करेंगे. और जिस दिन हारना होगा उस दिन तो तुम बच्चों की गली क्रिकेट की टीम भी ले आओ, उससे भी हार के दिखा देंगे. मतलब वी हैव टॉक्ड अबाउट कैसे एलएसजी एक हमें अनप्रेडिक्टेबल टीम लग रही थी. नॉट एनी मोर. अब देयर इज ओनली वन अनप्रेडिक्टेबल टीम लेफ्ट इन दिस आईपीएल, दैट इज केकेआर. हाँ मतलब अगर एलएसजी कंसिस्टेंटली ऐसे बड़े बड़ी विंस निकाल रही है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रोसेस है तो उसके है. पीछे का. केकेआर ऑन दी अदर हैंड देख के लग रहा है कि अच्छा एक मैच में चलेंगे, दूसरे मैच अभी तो वही चल रहा है ना, एक मैच जीते एक मैच हारे, एक मैच जीते एक मैच हारे. तो जेन्युइनली कुछ इश्यूज है केकेआर के अंदर, और एट द सेम टाइम इनके पास टीम इतनी अच्छी है कि आराम से टॉप 4 निकाल सकते हैं. भाई मैं अभी वही कहूंगा कि जो ये इतना डोमिनेट करके जो मैचेस जीत रहे हैं वो दैट शोज कि इनके टेम्पलेट में कितना पोटेंशियल है. एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे. बस वो क्लैरिटी लैक कर रहे हैं कि किसका रोल Resources एग्जैक्टली पूरे क्या हैं इनके है. पास. हाँ या थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी तो ये टीम अच्छा परफॉर्म कर सकती है. एक और नैरेटिव जो है वो है कि शुभमन गिल वर्सेस केकेआर. ओ कहना चाहो तो अब तो हो गए, बहुत टाइम हो गया अब तो. भाई 3 उसने तो साल हो अभी गए. पिछले साल ही बोला था ना. हाँ कि आज कि शाहरुख खान उनसे- ना. हाँ आई थिंक वो थोड़ा वो तो था वैसे. मुझे लगता है उसके दिल में वो बात है कि यार इनने क्यों नहीं मुझे रिटेन मतलब करा. उसने इंटरव्यू भी दिया था उस टाइम पे ना, तो क्या था कि मुझे जेन्युइनली मतलब लाइफ लॉन्ग केकेआर प्लेयर बन के रहना है. ओ भाई नहीं, मुझे वो उसकी बातों से जो उसने वो बोला था मुझे लगा था कि अच्छा उसके दिमाग में ये चीज़ है कि यार इनने क्यों रिटेन नहीं करा मुझे. हाँ, वो वाली आता है. एट द सेम टाइम आई थिंक कोई वो मेरे हार्ड दिमाग फीलिंग्स में भी नहीं है है. भाई. आई थिंक केकेआर सारे फैंस में ही होगा इस टाइम पे. नहीं क्यों ना, कर कई रहा? लोग का तो पलट जाता है ओपिनियन. जब प्लेऑफ्स होता है तो ओपिनियन पलट जाता है. देखते हैं ग्रुप स्टेज में रहता है ओपिनियन. आई थिंक मतलब वो बात है कि उसको लगता है एंड केकेआर को कायदे से करनी चाहिए थी वो प्लस चीज़. अभिषेक नायर वापस आ गए. ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है केकेआर के लिए. एट द सेम टाइम काफ़ी लोग मतलब हमारी लाइव स्ट्रीम में तो लोग लगातार ये क्वेश्चन हर लाइव स्ट्रीम में नायर आ जाएंगे तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें. फर्स्टली एज केकेआर फैन व्हाट आर योर आई थिंक एक्सपेक्टेशंस? डेफिनेटली अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मच नीडेड. एंड इंस्टेंट एक जो सिनर्जी बैठती है ना प्लेयर से वो दोबारा वापस आएगी. हाँ. 100% अभिषेक नायर के आने से एक नेट पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा टीम के ऊपर. हाँ. कोई डिनाई नहीं कर सकता. एट द सेम टाइम क्या आप ये समझ रहे हो कि वो आएंगे तो क्या मतलब पूरी दुनिया पलट जाएगी, केकेआर कैसे हो जाएगा? आई थिंक वो बहुत अनफेयर है अभिषेक नायर से हमें एक्सपेक्ट करने के लिए. उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए हमें. वो बहुत ही लिमिटेड रोल में एज एन असिस्टेंट कोच आए हैं, या तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया पलट देंगे केकेआर की वो. बट हाँ डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा. वो कॉन्वर्जेशंस विद द प्लेयर्स, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उनका बेस्ट निकाल के लाना है, किस रोल में करना है, परहैप्स वो क्लैरिटी वो रहाने को और बेहतर दे पाएंगे. चंद्रकांत पंडित तो आई इन माय ओपिनियन विद ऑल रिस्पेक्ट आई डोंट नो क्या कर रहे हैं वहाँ पे. तो आई एक्सपेक्ट कि अभिषेक नायर होपफुली वो ब्रिज क्रिएट करके देंगे. मतलब नेट पॉजिटिव ही होगा बट कितना पॉजिटिव होगा ये किसी को नहीं पता अभी. अच्छा पॉजिटिव होना चाहिए, बट वुड इट बी सिग्निफिकेंट इनफ कि आप ये सारी ह्यूमिलेशन जो हो रहे हैं उनको हटा दो एकदम से? वो नहीं पता. अच्छा एक और पॉइंट मैं लास्ट ही रेस करना चाहता हूँ. मनीष पांडे के साथ जो हुआ है भाई, बदतमीजी है पूरी. वो क्या हुआ है? मतलब शेम ऑन बीसीसीआई. आई वांट टू से दिस ओपनली. अच्छा कि उनको वो नहीं कर 18 सीजन रोहित कोहली, धोनी और मनीष हाँ. पांडे अकेले से 4 प्लेयर्स हैं जो 18 सालों से आईपीएल खेल रहे हैं Yeah. सारे सीजन में. आपने उन तीनों को फैसिलिटेट करा है विद एन अवार्ड बिकॉज ऑफ कोर्स टीआरपी लेके आते हैं. भाई ये बहुत ही ब्लेटेंट मतलब करप्शन ऑफ पावर है ये, कि हम तो उनके साथ फेवरेटिज्म करेंगे जो हमें पैसा ला के दे रहे हैं. मनीष पांडे ने क्या गलत करा भाई? भाई उन्होंने प्लस किया? मतलब ऐसा क्या, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको भाई बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता तो हम किसी एक प्लेयर पे ऐसा क्यों करें एंड हम लोग उन पे ही करेंगे जो कि हमें वो पैसा वापस ला के दे सकते हैं. यू जस्ट हैड टू रिवॉर्ड समवन फॉर द डेडिकेशन दैट ही हैज शोड ओवर 18 इयर्स. सिंपल मैच से पहले, शुरू होने से पहले एक वो कैमरामैन के एक, सामने हाँ, अवार्ड yeah, देना yeah, होता है. yeah. स्टेडियम भरा भी नहीं होता उस टाइम पे. एंड बाय द वे दिस हैज नथिंग टू डू विद विराट, रोहित, धोनी. उनके फैंस गुस्सा मत होना, हाँ, उनको तो हाँ. डिजर्व करते ही है. मैं बस ये कह रहा हूँ साथ में इनको क्यों नहीं मिला? इन्होंने क्या गलत कर दिया ऐसा? तो यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है कि आपके इतने रन होने चाहिए या आपके जो है इतने फैन फॉलोइंग होनी चाहिए? ब्लेटेंट बदतमीजी है बीसीसीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से यार. आई थिंक दे शुड डेफिनेटली इंप्रूव दिस. और पता है प्रॉब्लम क्या, अगर अब देंगे तो लगेगा कि मीडिया नाइट्स तो शेमफुल. मतलब ये मैं बहुत, दिस इज नॉट एज अ केकेआर फैन, एज अ न्यूट्रल आल्सो आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री विद मी. मतलब आप क्लियरली फिर वही कर रहे हो ना कि अच्छा ये 3 Favoritism प्लेयर्स चल रहा है हैं यार. बाकी और किसी को हम लोग कुछ सुपरस्टार कल्चर प्रमोट कर रहे हो आप, भक्ति कर रहे हो उनकी, तो आप वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो जो कि फैंस में अभी हम लोग देख रहे हैं इश्यूज. आप ही उनकी प्रॉब्लम का जड़ हो. तो बीसीसीआई को मतलब इस पे कोऑर्डिनेट करना सबको चाहिए मेरे ख्याल से. तो खैर कमिंग टू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, 4 मैचेस हुए हैं, 2 बार गुजरात जीती है,
एक बार नो रिजल्ट था लास्ट ईयर, बारिश हो गई थी, और एक बार केकेआर जीती, और जब एक बार केकेआर जीती थी तो कैसे जीती थी, रिंकू के 5 छक्के आए थे। तो वो भी ऑलमोस्ट गुजरात निकाली गई थी गेम। हाँ। गुजरात का हमेशा से अपर हैंड रहा है इस फिक्सचर में। टॉस जीत कर आई थिंक ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वो स्टिकी विकेट बनाने वाले हैं फिर से, तो उसका क्या लग रहा है? हाइप इतनी बन गई है इस गेम की सिर्फ इसी वजह से भाई। केकेआर के हर मैच की हाइप इस बेसिस पे बनती है कि इनकी पिच कैसी होने वाली है। मोइन अली अगर खिलाएंगे, अगर स्टिकी विकेट होगा, मोइन अली के साथ 100% विन रिकॉर्ड है इस टाइम पे केकेआर का, तो हो सकता है केकेआर निकाले। आई थिंक सो भाई, अगर इनमें दिमाग है एंड अगर वो पिच क्यूरेटर जी उनकी, सुजन मुखर्जी उनकी सुनना चाहते हैं कायदे से, तो इनको स्टिकी विकेट ही बनाना चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लियर कि जब भी वो स्टिकी विकेट बनाते हैं तो वो केकेआर की टीम को बहुत बेटर सूट करता है। प्लस टॉस जीत के बैट करेगा, क्योंकि ड्यू तो आएगी, बट पहले बैटिंग करे केकेआर को काफी फायदा होगा स्टिकी विकेट्स पे। हाँ हो सकता है या प्लस चेस अगर करते प्रेशर तो होता है। हाँ कह सकते एक हो आउटसाइड शॉट है, ऑब्वियस चॉइस विल बी टू चेज, बट एक आउटसाइड शॉट है मुझे लगता है पहले बैटिंग करने का भी। मतलब वुडंट माइंड कि अगर पहले बैटिंग आ जाए। केकेआर के जो बॉलर्स हैं, और प्लस जीटी की टीम में बैटिंग डेप्थ की थोड़ी लैक है, एक्सप्लॉइट आप कर सकते हो उसको सेकंड इनिंग्स में चाहो तो। आई थिंक बैटिंग फर्स्ट मे नॉट बी अ बैड डिसीजन। प्लेइंग इलेवन की बातें करते हैं, आई थिंक जीटी के लिए एक ही सवाल है कि वाशिंगटन सुंदर को मेरे ख्याल से वापस आना चाहिए। अब तो अगर स्टिकी विकेट होगी फिर तो पक्का आना चाहिए। अर्शद या फिर ईशांत शर्मा के में से किसी की भी जगह पे आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन फिट है। ईशांत शर्मा को लास्ट मैच में क्रैम्प्स आ रहे थे हीट के चलते हुए, तो परहास उनके जगह पे आएंगे, वो एक बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे और बैटिंग में डेप्थ भी आ जाएगी। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर गुजरात टाइटंस। बाकी सब स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग। आई थिंक टैक्टिकली आप इतना स्मार्ट हो कि अभी आपको चेंज करने की जरूरत है नहीं। केकेआर के लिए बहुत क्वेश्चंस है भाई। आई थिंक बहुत, हाँ वैसे आप कह सकते हो बहुत है। इन आइडियल वर्ल्ड बहुत क्वेश्चंस है। मतलब मैं पर्सनली पहली बात तो मोइन अली को डेफिनेटली खिलाऊंगा। हाँ। अब मोइन अली अगर आएंगे तो नोरकिया या फिर स्पेंसर में से जो भी जगह होती है यूजुअली उसके जगह पे आते हैं वो। अगर मेरे हाथों में चीज़ें हैं तो मैं क्विंटन डिकॉक के जगह लवनीत सिसोदिया को लेके आऊँगा, और मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर के जगह पे पॉवेल को ले आऊँगा। हाँ अच्छा, एक्सप्लेन मी वाई लोग सिसोदिया को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ओवर गुरबाज, कि गुरबाज के ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो गुरबाज के भी इक्वली गुड सुने। अब मुझे लगता है बहुत लाइकलीहुड है कि गुरबाज पहले स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक वो था ना हिडन एक्स फैक्टर, लवनीत सिसोदिया भी वो हैं, येट टू बी एक्सप्लोर्ड है, एंड प्रैक्टिस मैचेस में काफी अच्छा दिखे हैं। वो तुम्हें याद होगा तो स्टार्टिंग से लोग बोल रहे थे हमारे सिसोदिया को लेके, जब शुरू भी नहीं हुआ था IPL तो इट्स एन आउट। प्लस इट फ्रीज अप अनदर फॉरेन स्लॉट फॉर मी इन दी मिडिल ऑर्डर। तो मुझे अगर मैं वेंकटेश अय्यर की जगह पे पॉवेल लेके आ रहा हूँ, वो बॉलिंग भी कर सकते हैं साथ साथ, अगर असल से बॉलिंग नहीं कराएंगे तो। और फायर पावर देखो कितनी हो जाएगी फिर। तो अब मैं, अगर मुझे चॉइस मिल रही है तो मैं तो पर्सनली वो करूंगा, अगर आपको रसल को टीम में रखना ही रखना तो वेंकटेश अय्यर को तो निकालो और पॉवेल को लेके आओ, नहीं तो रसल की जगह पे पॉवेल को ले आओ। बट दोनों अगर टीम में रह रहे हैं आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, ब्लेटेंट फेवरेटिज्म है भाई। कब तक ब्लाइंडली बैक करोगे? हम लोग मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 3 चेंजेस देख सकते हैं। एक सिसोदिया आ सकते हैं, उसमें फिक्स हो गया। केकेआर को और ज्यादा चेंज करने की जरूरत है भी नहीं। एग्जैक्टली। वैभव अरोड़ा का इंजरी की लोग बात कर रहे थे लाइव स्ट्रीम पे। आई एम नॉट श्योर कितना वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। होपफुली करते हैं। नहीं होगा तो भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने अगर लवनीत सिसोदिया क्विंटन डिकॉक के जगह पे खिला दिया तो फिर आप 2 फॉरन पे से खिला सकते हो। वो भी कर सकते हो। हाँ, सोचने वाली बात है, बट इन माय ओपिनियन ये 3 चेंज तो होने चाहिए। अगर मेरे हाथों में चीजें होती तो मोस्ट लाइकली शायद होगा नहीं। की बैटल्स की बातें कर लेते हैं जल्दी से जरा। गिल वर्सेस हर्षित राणा। हर्षित राणा जो है पावर प्ले में हमारे लिए जो मेन एस है ना, वो निकल के आ रहे हैं अभी। वैभव से नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट एग्जैक्टली। अगर मोइन अली वगैरह खेलेंगे तो वही पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे मोस्ट लाइकली। हर्षित राणा इज दैट गाय, मतलब पंजाब के अगेंस्ट जो उन्होंने विकेट निकाल के दिए हैं 3, वेरी क्लच। एंड गिल का अगर विकेट जल्दी निकालते हैं, आई थिंक गिल कुड बी अ बिग एडेड बोनस, बिकॉज साई सुदर्शन और बटले पे तो सब नजर रखती हैं। हाँ, गिल अगर यहाँ चले गए, खेले हुए ईडन गार्डन से बहुत ज्यादा, ही विल हैव एन एजेंडा टुवर्ड्स परफॉर्मिंग वेल इन दिस गेम। बटलर वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, ऑफ कोर्स ये कहने वाला था भाई। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर पिच करना तो था ही, एंड होपफुली उनकी गूगलीज भी रीड नहीं कर पाएंगे वो। मतलब ये प्रॉब्लम रही है ना सारे फॉरेनर्स का, स्पेसिफिकली इंग्लिश प्लेयर्स के साथ, कि वो रीड नहीं कर पाते। तो वरुण चक्रवर्ती को देखते कि उनकी मिस्ट्री, कितनी मिस्ट्री रहती है उनके सामने। फिर मैं नारायण द बैटर वर्सेस सिराज प्रपोज करना चाहता हूँ। सिराज के पास वो एबिलिटी है कि वो यॉर्कर्स या फिर वो बक्की पे जो बाउंसर होती है वो डाल सकते हैं। हाँ, पिछले 1-2 मैच शायद उतने कुछ खास गए भी नहीं सिराज के। ऑन द अदर हैंड नारायण डिसेंटली खेल रहे हैं। हाँ। अगर नारायण चल गए तो वो बहुत बड़ा बोनस हो जाता है। आई थिंक सिराज के ऊपर ये जॉब रहेगी। एंड लास्टली रहाणे वर्सेस साई किशोर। आई एक्सपेक्ट कि साई किशोर इस मैच में ज़्यादा बॉलिंग करेंगे।
पिछली बार से एक और मिला था, एंड रहाने विल हैव टू टैकल हिम वेरी स्मार्टली इन द मिडिल ओवर्स, बिकॉज राशिद खान तो फिर भी पिट रहे हैं, बट साई किशोर के ओवर्स हमेशा डिफरेंशिएट करके देते हैं मिडिल ओवर्स में. रहाने को टैकल करना आना चाहिए. प्रिडिक्शन की अगर मैं बात करूँ, आई डोंट नो भाई. हाँ, आई थिंक जनरली डिफिकल्ट है. क्योंकि वो वाला भी जिंक्स लग रहा है, ये जीतने वाला मैच है केकेआर का, ऑल्टरनेट वाला जो चल तो रहा है. जीतनी चाहिए ना इस बार कायदे से. हाँ, और पिच भी अगर वैसी होगी तो आई थिंक केकेआर अलग टीम तो लगती है. आई थिंक But GT इतना smart है. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है किसी भी टीम का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना. बट स्टिल इफ आई हैव टू चूज, आई थिंक द ऑड्स आर इन फेवर ऑफ केकेआर फॉर दिस एटलीस्ट. मतलब हम लोग उनका सीजन का ट्रेंड देखें, एक मैच जीते एक हारे, वो उसके हिसाब से भी मोइन अली वाला रिकॉर्ड देख ले जो कि मोस्ट लाइकली यहाँ पे खेलेंगे. आई थिंक अलॉट विल डिपेंड ऑन की पिच कैसी होने वाली है. अगर ये लोग वो स्टिकी विकेट नहीं दे रहे देन आई एम गोइंग विद जीटी. बट अगर वो स्टिकी विकेट दे रहे हैं तो केकेआर देन आई हैव टू से केकेआर. मुझे लगता है जीटी जितना स्मार्टली भी खेल रही है ना, उनको सिर्फ एक ही चीज ऑफ गार्ड कैच कर सकती है बाय सरप्राइज, वो है केकेआर जैसी टीम की अनप्रेडिक्टेबिलिटी. हाँ, दे कैन प्रिपेयर फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग या एंड बी वेरी सेल्फ अवेयर, बट केकेआर किस मूड से टर्न अप करने वाली है और किस लाइनों के साथ टर्न अप करने वाली है, दैट कैन जेन्युइनली टेक देम बाय सरप्राइज. लॉजिकली तो देखो कोई सेंस नहीं है जीटी के अलावा कुछ बोलने का. आई थिंक जीटी बाय फार हैज बीन द बेटर टीम, या एंड ज़्यादा स्मार्टर भी रहे हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं. बट वही है ना, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोल पे आ सकता है. वही पिच पे डिपेंड करेगा. आई थिंक एक आउटसाइड चांस तो है एंड केकेआर अगर हारती है तो ये बहुत ज्यादा क्रशिंग डिफीट होगी भाई उनके. आई थिंक फिर इट्स कर्टन्स कंफर्म. एंड जीटी फिर टॉप 2 में भी मोर और लेस जा रही है. मतलब एमआई ये मैच जीत चुकी है अपना अभी सीएसके अगेंस्ट. केकेआर अगर हार जाती है ये वाला तो फिर डायरेक्ट फिर बॉर्डरलाइन डू और डाई गेम है. हाँ, या व्हिच इज व्हाई दे वुड बी वो जीटी अगेंस्ट आई, ये सबसे सैड चीज है. हाँ, मतलब मुश्किल टीम, बहुत ज़्यादा मुश्किल टीम होने वाली है. या बट लेट्स सी क्या होता है. मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रीव्यू रादर, एलएसजी वर्सेस डीसी जो कि ट्यूसडे को मैच होगा हमारा. ये आईपीएल का सबसे पहला वो मैच था जो कि बैंगर मैच निकला था. आई थिंक अभी तक का टॉप 3 में तो आएगा. आएगा. डीसी ने 2-3 बड़े तगड़े मैचेस हमें दिए हैं सुपर ओवर के, थैंक्स टू दैट. बट हाँ भाई, आशुतोष की मास्टर क्लास थी उस मैच में, एंड उसके बाद से लगा था कि एलएसजी तो बॉटल ही करने वाली पूरा सीजन, जिस तरीके से वो मैच बॉटल करा था. बट दे हैव डन रियली वेल फॉर द काइंड ऑफ टीम दैट दे हैव हैड. एंड डीसी तो टेबल टॉपर्स की तरह खेल ही रही है. डीसी हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट सरप्राइजेस फॉर मी इन अ पॉजिटिव वे. एलएसजी भी काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि टॉप 4 में अगर आती है बहुत बड़ा सरप्राइज होगा मेरे लिए ये. सो दोनों ही टीम्स का नैरेटिव काफ़ी अच्छा चल रहा है. डीसी के लिए मैं ये कहूँगा पिछले 3 मैच का रिकॉर्ड देखो तो इतना अच्छा नहीं है. 2 मैच हारी है और 1 मैच सुपर ओवर में जीती है. तो कन्विंसिंग विक्ट्रीज नहीं आ रही है डीसी की. ऑन दी अदर हैंड एलएसजी जो है बड़ा अच्छा जीत रही है. एक मैच चेन्नई से हारी थी, लेकिन ओवरऑल जो है कंफर्टेबल विन्स या फिर हार्ड अर्न्ड विन्स भी निकाल के दिखा रहे हैं, वो क्लच मोमेंट्स में दिखा रहे हैं. तो क्या रिसेंट नैरेटिव थोड़ा एक्चुअली में एलएसजी के फेवर में है. बड़ा सरप्राइजिंग बात है ये. कमिंग इनटू दिस मैच आई वुड स्टिल से कि डीसी स्लाइटली बेटर है, थोड़ी फेवरेट्स है. हाँ रे, ऑफ कोर्स भाई, डीसी मतलब हाँ, मतलब एलएसजी का हाँ आप कह सकते हो भाई कि इनने बहुत अनएक्सपेक्टेड विन्स निकाली हैं. डीसी का भी आई वुड से कि भाई काफी हार्ड अर्न्ड विन्स हैं. मतलब आप सुपर ओवर में लाके जीत रहे हो, वो भी हार्ड अर्न्ड विन नहीं होती है. उससे पहले तो डोमिनेट करके कितना जीते, डोमिनेट करके जीत रहे थे. प्लस ओवरऑल टीम भी देखे तो एक बेटर बैलेंस टीम डीसी है इस टाइम पे. बट एलएसजी डार्क हॉर्सेस है इस गेम में भी फॉर श्योर. प्लस एक और जो इंपॉर्टेंट नैरेटिव है इसमें, तो पिछले बार केएल राहुल नहीं खेले थे, तो अरे फाइनली यस, केएल वर्सेस एलएसजी एट एकाना एंड पंत वर्सेस डीसी भी दोबारा. मतलब इस मैच को देख के हमें थोड़ा हो सकता है ना कि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे सीजन कैसा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा. बट हम लोग फॉर नाउ डिसाइड कर सकते हैं कि हु गॉट द बेटर डील, डीसी या फिर आई थिंक क्लियरली अभी तो राहुल का ही चल रहा है भाई, कायदे से तो यार. हालांकि पैसों के मामले में देख लिया तो डबल पैसे कमा रहे हैं ऑलमोस्ट पंत. हाँ, कप्तान भी है या प्लस अच्छा भी कर रहे हैं पंत यार. हाँ, क्या मतलब ऑन दी एज वाला सीन होता है भाई, छड़ी कभी भी चल सकती है वैसा लगता है. खैर मैं तो मैच कह रहा हूँ, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें तो 6 बार ये टीम्स आपस में खेली हैं, 3-3 एग्जैक्ट सिंपल वो 50-50 रिकॉर्ड है इनका. हालांकि डीसी ने 2024 से अनबीटन है. वो पिछले साल भी सारे मैच जीते थे इनसे, और इस साल भी जो एक मैच है वो भी जीते हैं. तो रीसेंट रिकॉर्ड डीसी के फेवर में रहा है. टॉस कंडीशंस की बातें करें तो आई थिंक टॉस जीत के चेज ही करना चाहिए. पोटेंशियल ड्यू आता है लखनऊ में. और विकेट्स इतने भी ज़्यादा स्टिकी नहीं रहे हैं कि आप चेज ना कर पाओ. तो आई थिंक चेजिंग में नॉट बी अ बैड ऑप्शन एट दी एकाना स्टेडियम. प्लेइंग 11 में देखो, मैं एलएसजी के लिए कहूँगा कि मोर लेस सेम टीम. एलएसजी की तो हाँ वही सेम ही टीम रहती है, ज़्यादा डिफरेंसेस है. बदौनी तो अब खेलेंगे. आई थिंक बस पॉइंट वही है कि मयंक यादव आएंगे या नहीं. किस जगह पे आएंगे
प्रिंस को निकाल दोगे आई थिंक भाई, और कोई और किसको निकाल सकते हैं? मतलब बेचारे का एक मैच थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो निकाल नहीं, दोगे। एक मैच की बात नहीं है ना। आप देखो, अगर हम लोग सीजन अभी तक देखें तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको निकाला जा रहा है यूजुअली? हाँ। तो वो प्रिंस रहे हैं। आवेश को आप निकाल नहीं सकते उसके बाद। शार्दुल भाई, वैसे शार्दुल का भी ऑफ लेट पिछले कुछ मैचेस में थोड़े गड़बड़ रहा है, बट पर फिर वो वो पर्पल बैटिंग क्या का प्रेस में थे भाई। नहीं, प्लस बैटिंग का बैटिंग नंबर 8 पे ज़्यादा ही कम हो बैटिंग जाएगी चाहिए। फिर इनकी। तो आई थिंक एक ही आदमी निकल सकता है। यस, इट्स काइंड ऑफ अनफेयर टू हिम, क्योंकि उनने अच्छी बॉलिंग भी करी है एलएसजी के लिए, बट मयंक यादव द रिटेंशन 150 प्लस आप क्यों नहीं चाहोगे कि वो टीम में आए आपके? हाँ, आई थिंक प्रिंस एक और चांस डिजर्व तो करते हैं वैसे आइडियली, बट ठीक है, थिंग्स कैन बी क्रूअल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कुछ चेंजेस होंगे। बदूनी ने परफॉर्म कर दिया एंड दे वांट टू स्टिक टू 5 बॉलर टेम्पलेट। अब अगर मार्कम रेगुलरली एज अ 6 बॉलर काम कर सकते हैं, देन दिस लुक्स डिसेंट। हाँ, 4 ओवर डाल रहे हैं अगर वो, तो मतलब जेन्युइन पोटेंशियल वो देख रहे हैं एलएसजी के मैनेजमेंट उनमें, तो फिर प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाती हैं एलएसजी के लिए। डीसी के लिए मैं कहूंगा भाई, आंख मीच के सेम टीम रखो, और इस बार वो ड्रामा, ये जीटी डीसी का जो मैच है बाद में हमने लाइव स्ट्रीम में कवर करा था डिटेल में, ये जो ड्रामा इन्होंने करा था ना कि हम एक बैटर शॉट खिला लेंगे, कि हम एक बाद में एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेंगे, फिर उल्टा पड़ गया, फिर डोनन फेरेरा को लाना पड़ा। भाई जो चीज चल रही है उसको चेंज क्यों कर रहे हो? वैसे भी 6 बॉलर आपके पास है ना, तो जब विपराज को टीम में रखा उसका पर्पस ही यही है। ये जबरदस्ती में एक बैटर शॉट वॉट कुछ नहीं खिलाना, स्टार्टिंग से ही अपने 8 बैटर लेके चलो एंड यू विल हैव 6 बॉलर्स एज अ प्लस। मतलब देखते हैं फाफ डू प्लेसी आते हैं नहीं आते, अगर वो आएंगे तो ही इज फिट राइट इन फॉर। अभी तो आई डोंट थिंक सो, अभी तो जो टीम चल रही है वही चलेगी मोर और लेस। करुण नायर को अच्छा ओपनिंग कराना है या क्या करना है? बिकॉज आई थिंक व्हाई नॉट केएल राहुल? अगर नंबर 3 पर ही केएल राहुल खिलाना है तो फिर ओपनिंग करा दो, करुण नायर को नंबर 3 पे फिक्स रहने दो ना। हाँ, कायदे से तो आप कर सकते हो इस चीज़ के लिए। एंड मतलब केएल राहुल ओपनिंग भी करें, नंबर 4 पे भी खेलें, नंबर 3 पर भी खेलें। अगर फाफ डू प्लेसी वापस आते हैं तो वो तो ऑब्वियसली टीम में खेलेंगे बीइंग द वाइस कैप्टन। तो फाफ डू प्लेसी एंड ओपन कौन करेगा? अभिषेक पोरेल। 1 डाउन पे फिर आप करुण नायर को लाओगे, फिर 2 डाउन पे आप राहुल को रखोगे। तो आई थिंक वैसा ही होने वाला है, या तो 1 डाउन खेलेंगे या 2 डाउन खेलेंगे राहुल। तो मैक्स टू मैक्स वही डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो मेरे को नीडलेस लग रहा है भाई अभी। इफ यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, केएल राहुल इतने अच्छे टच में है, हाँ, ऑरेंज कैप की लिस्ट में भी है, तो करा ही लो फिर ओपनिंग भाई। मतलब अगर इतना ही शफल करना ही था तो फिर करुण नायर को भी एक मैच में 1 डाउन फिर एक में ओपन, तो उनको फिर परमानेंट रहने दो नंबर 3 पर। देखा जाएगा। मतलब इतना भी क्या सीन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बहुत हो तो अभिषेक पोरेल भी ड्रॉप हो सकते हैं भाई, ये कोई कायदे से तो हाँ भाई, विधि का विधान थोड़ी लिखा हुआ है कि वो ड्रॉप हो ही नहीं सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज देखनी चाहिए, बट लाइनअप शुड बी सेम, और इम्पैक्ट प्ले का जो मिसमैच नहीं होना चाहिए इस बार। जो चीज काम कर रही थी, आई फेल टू अंडरस्टैंड डीसी वो चीज चेंज क्यों करेगी। ये वही ना, मतलब नई चीजें ट्राई कर, अक्षर पटेल की कप्तानी कभी ना कभी दिखी जाती है भाई, वो नहीं करना। इतना अच्छा खेल रहे हैं अभी डीसी, दे शुड नॉट मेस अप देयर सिचुएशन। की बैटर से जल्दी से बातें करते हैं। करुण नायर वर्सेस आवेश खान, हैंड्स डाउन आई एम लुकिंग फॉर दिस इन द पावर प्ले। करुण नायर जिस तरीके से अभी निकल के हैं, आवेश खान जो डेथ बॉलिंग करके दिखा रहे हैं, उनकी नई बॉल से भी जो बॉलिंग रही काफी अंडररेटेड रही है। एंड टाइट लाइंस पे वो डाल सकते हैं व्हेनेवर नीडेड। एक यॉर्कर आप आउट ऑफ साइड एकदम से आ सकती है पावर प्ले में भी, कैन कैच करुण नायर ऑफ गार्ड। केएल राहुल वर्सेस दिग्वेश, ये भी मैं देखना चाहता हूं। ओके, मिडिल फेज में दिग्वेश हैज बीन देयर एक्स फैक्टर। हां, एंड केएल राहुल बेस्ट बैटर है उनके, मतलब रन निकालने पड़ेंगे, वो स्लो नहीं हो सकते फिर, वो वाली बात रहेगी। पंत वर्सेस कुलदीप, काफी अच्छी दोस्ती रही है इनकी, एंड कुलदीप यादव हैज क्लियरली बीन गेटिंग द बेटर आउट ऑफ ऑल द बैटर्स। प्लस ऋषभ पंत ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में नहीं है, क्या उन पे प्रेशर हो गई केएल राहुल के सामने परफॉर्म करना है? आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। एंड लास्टली पूरन वर्सेस स्टार्क, हाँ मुझे भी लग रहा था ये भी मतलब पावर प्ले मोस्ट लाइकली में बैटल दिखेगा, और अगर वो एंड तक टिकेंगे तो डेथ ओवर्स में भी दोबारा देखने को मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट मिचेल मार्श एंड पूरन आउट, उसके बाद आप संभाल सकते हो टीम को। स्टार्क के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भाई। मतलब अभी संदीप शर्मा से हम थोड़ा सीख सकते हैं, जो यॉर्कर डाली थी। स्टार्क इज वेरी मच केपेबल ऑफ इट टू कैच वंस अगेन पूरन ऑफ गार्ड। विल हैव टू यूज ऑल द ट्रिक्स इन हिज आर्सेनल। पूरन को अगर जल्दी आउट करते हो ना, ऑटोमेटिकली प्रेशर आता है एलएसजी के ऊपर। वेरी क्रूशियल बैटल। लास्टली प्रेडिक्शंस, क्या एलएसजी एक शॉकर दे सकती है यहाँ पे? आई थिंक अगेन ये मैच वापस एक और बैंगर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एलएसजी भी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड विंस निकाली है, एंड डीसी के ऑफ रेट मैचेस काफ़ी ज़्यादा बैंगर्स रहे हैं। तो एक और हमें एक अच्छा मौका दिख सकता है जहाँ पे हमें एक अच्छा मैच देखने को मिले। रिवेंज वीक स्टार्ट हुआ है, उसमें यहाँ पे रिवेंज हो सकता है। इस थ्रू आउट द वीक काफ़ी मैचेस हैं जहाँ पे रिवेंज का सिनेरियो बनेगा। द फनी थिंग इज कि रिवेंज वीक स्टार्ट हो रहा है केकेआर और जीटी से, जिनका मैच हुआ ही नहीं अभी तक। पहला मैच है तो पता नहीं क्या रिवेंज बनाया इन लोगों ने, बट वॉट एवर इट इज़ आई थिंक सो भाई कि यहाँ पे डीसी निकालेगी विन,
एंड वही बात है भाई, डीसी अगर मैंने निकाल लेगी तो कितना तगड़ा चलो मैं रिकॉर्ड एलएसजी चल के रहा लिए है। कह रहा हूँ, शॉकर एक आ रहा है। एलएसजी एट द सेम टाइम मैं यही कहूंगा कि अगर एलएसजी में निकालती है तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि वो अब वो सरप्राइज ही रहा भाई एलएसजी का, वो जनरली विंस निकाल सकते हैं। लेट्स सी, थोड़ा टेबल इंटरेस्टिंग हो, एलएसजी जीते तो। या बाकी आई थिंक आज के लिए बस करते हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए। ज़रूर बताइएगा को क्या चीज़ें पसंद आई, क्या चीज़ें आप चाहेंगे हम और इम्प्रूव करें, और पॉडकास्ट को लाइक करिए। आज रात को लाइव स्ट्रीम करेंगे 11 बजे, उसको ज्वाइन करिएगा। पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे जीटी केकेआर की। मेंबरशिप ज़रूर से चेकआउट करिएगा, सारी स्ट्रीम्स जो मेंबर्स ओनली हो जाती हैं। और आई थिंक बाकी फिर मिलते हैं अगले next पॉडकास्ट podcast में में। मिलते हैं वेंसडे को सुबह, वेरी सून।